हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, जहां पे हम अभी तक चैप्टर की थ्योरी को डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जेई मेंस के स्पेसिफिकली पीवाईक्यूज, और ये मैं आपको 2025 सीरीज ऑनवर्ड्स करवाऊंगा आज। मतलब हम जनवरी और अप्रैल दोनों शिफ्ट को इंक्लूड करके और बाकी प्रीवियस ईयर्स भी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं, थ्योरी में कुछ भी इशू आपको आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल में जाके एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करो। मैंने सीक्वेंस में पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ा रखा है, और इन केस अगर आपके पास टाइम की भी शॉर्टेज है तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है। कमेंट बॉक्स में आपको मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके एनोटेटेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड साइमल्टेनियसली आप वीडियो भी देख सकते हो। तो मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा कि आखिर पीवाईक्यूज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। देखो, अगर मैं इसको एक एनालॉजी से आपको समझाऊं कि एक पायलट होता है, पायलट को डायरेक्टली प्लेन हैंडओवर नहीं किया जाता कि वो सीधा पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। उसको एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पे देखा जाता है कि क्या वो उस प्रेशर को, उन कंडीशंस को टैकल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पीवाईक्यूज इज लाइक दोज सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, जहां पे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, और चैप्टर में कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपको एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट बना के देगा आपके एग्जामिनेशन हॉल का। यही है इसका रेलेवेंस। और अगर मैं बात करूं, चाहे आप नीट के बच्चे हो चाहे आप जेई के बच्चे हो, नीट का जो अब लेवल हो गया है वो भी मोर और लेस अब उसको जेई के बराबर ही लेके आ रहे हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट जेई मेंस वाले के लिए भी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको थ्योरी आती है आप वीडियो को कंटिन्यू करो, नहीं आती तो एक बार जरूर चैनल विजिट करो, आपको इससे रिलेटेड थ्योरी सारी मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट क्वेश्चन से देखो आपके सामने है, उसमें क्या आखिर पूछा है उन्होंने। देखो आपके पास है कि वो कह रहे हैं प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यहां पे अब आपके पास क्या क्या है, पहले तो Br2H न्यू है, ठीक है। Br2H न्यू आखिर करता क्या है। देखो सीक्वेंशियल रिएक्शंस ही ज्यादा आती है जेई मेंस में, तो Br2H न्यू को देख के हमें पता चल रहा है कि ये मोनोब्रोमिनेशन कराने हैं। और मोनोब्रोमिनेशन में इशू नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पे रेशो 1:80:1600 होता है, मतलब 3 डिग्री हमेशा ही मेजर बनने वाला है। तो यहां पे 3 डिग्री अगर मैं बनाऊंगा तो साफ साफ मेरे को दिख रहा है कि ये रहा CH3 और यहां पे 3 डिग्री वाला Br आके जुड़ गया। पहला स्टेप क्लियर है। फिर अल्कोहलिक KOH और हीट, और इसका क्या रेलेवेंस होता है। अगर एक्वस KOH होता तो मैं सब्स्टिट्यूशन कराता, क्योंकि यहां पे अल्कोहलिक KOH है। तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये करता है E2 एलिमिनेशन, ये E2 एलिमिनेशन करेगा। और E2 एलिमिनेशन यहां से कहां पे पॉसिबल है, अगर आप देख पा रहे होगे तो मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं ये बनेगा, बिकॉज इसके पास ज्यादा अल्फा H है। आई होप आपको ये स्टेप भी क्लियर होगा। अब लास्ट स्टेप में आपके पास HBr और पर ऑक्साइड है, और आपको याद आ गया होगा कि ये खराश इफेक्ट है, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन यहां पे फॉलो होने वाला है। तो अगर इसको मैं यहां पे आपको समझाऊं कि ये रहा आपके पास एल्कीन जो हमने बनाई थी, इसमें अगर आपने HBr डाला इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो सिंपली आपको क्या मिलना है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे आप अपना हेलोजन ऐड कर दो, और जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन ऐड कर दो। यही होता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ज्यादा हाइड्रोजन्स कहां पे हैं, ज्यादा हाइड्रोजन्स यहां पे हैं, इसीलिए मेरे पास इस पोजीशन पे क्या ऐड हो जाएगा, Br ऐड हो जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूं, अगर आप ऑप्शन से कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं मुझे कौन सा ऑप्शन यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल था, कहने को सीक्वेंशियल रिएक्शंस है, यहां पे 3 अलग अलग रिएजेंट्स यूज हो गए, बट बिल्कुल नहीं घबराना, ये 2025 का हुबहू आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर आप कर पा रहे हो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स काफी हद तक क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे आपसे पूछा है कि 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं P, Q, R एंड S। ये कह रहे हैं विच ऑफ द 4 मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट विद HBr एट फास्टेस्ट रेट। अच्छा, अब एक्वस HBr है, तो HBr और परऑक्साइड तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको यहां मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करनी है, और मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करनी है, इसका मतलब आपके पास कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन का इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो देखो, पहले केस में अगर यहां पे आप कार्बोकैटायन बनाओगे तो किसी भी कीमत पे वो हद से हद क्या है, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाएगा, बिकॉज ऑल्टरनेट नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं होने वाली। बट आप देखो Q के अंदर, अगर आप Q को ओपन करके लिखोगे
तो आपके पास जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ऐसा बनेगा, मतलब यहां पे ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर रहे होंगे, तो बढ़ गई ना स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वाले में आप देखो, अगर आप बनाओगे यहां पे तो ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री का कार्बोकैटायन, यहां पे भी ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। तो मैं साफ देख पा रहा हूं कि सेकंड में यानी कि क्यू में मेरे पास क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए सबसे अच्छी स्टेबिलिटी HBr के साथ फास्टेस्ट रिएक्शन क्यू ही दिखाने वाला है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने PQRS को ऑप्शंस में उल्टा कर दिया, और जल्दी जल्दी में एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या गलती करोगे मेरे को पता है, आप बी ऑप्शन को क्यू समझ के टिक कर दोगे और कराया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो हमें PYQ से सीखनी चाहिए कि एक्चुअली आपको पेपर में वो कैसे ट्रिक करना चाह रहे हैं। तो यहां पे सिंपली अगर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विच इज क्यू। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास है कि एक प्रोपेन मॉलिक्यूल कह रहे हैं क्लोरीनेशन करवाने पे एक दो डाइक्लोरो प्रोडक्ट दे रहा है X और Y। फिर ये कह रहे हैं कि X और Y में से X ऑप्टिकली एक्टिव है, तो X ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहां से आपको एक छोटा सा हिंट मिला। देखना क्या हिंट है। अगर मैं बात करता हूं, ये कह रहे हैं कि प्रोपेन में अगर मैंने क्या कराया है क्लोरीनेशन, यानी कि Cl2H, और उन्होंने बोला है कि वो मोनोक्लोरो नहीं डाइक्लोरो प्रोडक्ट दे रहा है, तो कौन से दो डाइक्लोरो प्रोडक्ट मिल सकते हैं? एक मिल सकता है जहां विसिनल प्रोडक्ट बने, और एक बन सकता है जहां पे जेमाइनल प्रोडक्ट बन जाए। तो अब यहां से आपको क्वेश्चन का हिंट समझ में आएगा कि उन्होंने बोला है कि एक जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, देखो तो पहले आप डिटरमाइन करो। अगर आप विसिनल को देखोगे तो इस कार्बन को ध्यान से देखना, इस कार्बन पे क्या हो रहा है, इधर एक CH3 है, इधर अलग ग्रुप हो गया, यहां पे Cl अलग ग्रुप हो गया, ये वाला CH2Cl अलग हो गया, और एक हाइड्रोजन छुपा बैठा है, मतलब चारों ग्रुप्स अलग हैं। और जब चारों ग्रुप्स यहां पे अलग होंगे, इसका मतलब ये एक कायरल सेंटर मिल गया मुझे, और कायरल सेंटर मिल गया मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मतलब ये मेरा X हो गया और ये मेरा Y हो गया। तो अब हम क्वेश्चन में एलिमिनेट कर सकते हैं कि X और Y कौन से हैं। चलो, अब उन्होंने बोला है कि फर्दर ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट मिल रहे हैं सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हेन इट इज फर्दर ट्रीटेड विद क्लोरीन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस। तो इसका मतलब जब हम X को यहां पे फिर से क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो मुझे ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट मिल रहा है। और ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट देखो मिलेगा कैसे, कि अगर मैं X को यहां पे प्रोसीड कराऊं, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, मैं इसमें फर्दर क्लोरीनेशन करा रहा हूं Cl2 और H, तो यहां से ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट कौन से मिल सकते हैं, चलो बनाते हैं एक बार। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों Cl अपनी जगह ही लगे रह गए और एक Cl लग गया इधर, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि मैंने ये वाले Cl वाले सेंटर पे इधर ही क्लोरीन लगा दिया, और एक पॉसिबिलिटी और है कि ये वाले Cl सेंटर पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। तो आप देख पा रहे हो कि मेरे पास टोटल 3 टाइप के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ट्राइक्लोरो, जिसमें पहले में मैंने क्या किया कि दोनों विसिनल क्लोराइड को छोड़ के उसके साथ वाले कार्बन पे लगाया, और बाकी दोनों केस में मैंने उन्हीं क्लोरीन एटम्स पे एक एक बार क्लोरीन को जोड़ा। अब उन्होंने आपसे इंक्लूडिंग स्टीरियो नहीं पूछा ना, उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बता दो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो देख लो कितने मिल गए आपको, 3 मिल गए, और 3 कहां पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि X में पहले हमने एक बार क्लोरीनेशन करा के डाइक्लोरो बनाया, वहां से हमने ऑप्टिकली एक्टिव को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स बनाए। तो यहां से ओवरऑल मेरे पास जो आंसर आया है वो ए आया है। तो देख लो, ये 2025 का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट अगर आप ध्यान से करोगे तो डुएबल है, कोई इशू नहीं था यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास क्या है कि Cl2 डाला है और 2 अलग अलग कंडीशंस ली है, मतलब पहले में वो कह रहे हैं कि उन्होंने HNu लिया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दूसरे में CCl4। तो अब याद करो, अगर आप Cl2 और HNu की बात करते हो तो ये तो आपका डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, ये ऐड होगा कहां पे, ये ऐड होगा डबल बॉन्ड के साथ में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से एलाइलिक एडिशन यहां पे होगा। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि हम एक साइड ऐड करें या दोनों साइड ऐड करें। आप सारे ऑप्शंस को चेक करो, ऑप्शन नंबर A, B, C, D चारों में अगर आप देखोगे तो जो A बन रहा है, दोनों में ही सब में क्या है कि Cl 2 बार ऐड किया है, एक बार नहीं किया है। तो इजी है, इसका मतलब अगर आप यहां पे साइक्लोहेक्सीन में
आपने Cl2 ऐड किया, एक केस में आप HNO डाल रहे हो, एक केस में आप CCl4 डाल रहे हो। तो सिंपल है, मैंने बताया आपको पहले केस में आपको क्या करना है, जो जो आपकी एलाइलिक पोजीशंस हैं, एक बार यहां Cl ऐड हो गया, एक बार यहां Cl ऐड हो गया, सिंपल। अब Cl2 CCl4 क्या है? CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? वो सॉल्वेट नहीं कर पाता, इसीलिए जब पहले एक बार डबल बॉन्ड पे Cl ने अटैक किया होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो Cl सॉल्वेट नहीं हुआ, तो जो दूसरा Cl है वो भी आके अटैक करेगा और आपका एंटी प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा। अब वो एंटी है या सिन है हमारे काम का नहीं है, बिकॉज किसी भी ऑप्शन में एंटी और सिन की बात नहीं करी। तो अब इन दोनों को आप देख लो, कंपेयर कर सकते हो कि ये आपका प्रोडक्ट ए है और ये आपका प्रोडक्ट बी है। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि ऑप्शन ए ही यहां पे करेक्ट बैठ रहा है, बिकॉज बी में उन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करी, बट बी ऑप्शन में उन्होंने दोनों के केस में ही क्या किया है, उन्होंने एलाइलिक पोजीशन पे Cl को ऐड कर दिया। तो इससे हम एलिमिनेट कर पाते और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन ही है ये भी। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास है एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, जिसमें कह रहे हैं असर्शन क्या है कि एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल बाय हैलोजन एटम। इसका क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि अगर मेरे को एराइल हैलाइड बनाना है तो क्या मैं फिनॉल को रिप्लेस करके एक एराइल हैलाइड बना सकता हूं? ये कह रहे हैं। सपोज मेरे को Cl ऐड करना है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? आप देखो, जो OH है, आपको नहीं लगता कि ये OH तो यहां पे बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में बिजी होगा, और ये रेजोनेंस में बिजी होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना मेरे लिए हो गया मुश्किल। आपने डाउस प्रोसेस जरूर पढ़ा होगा कि मैं क्लोरोबेंजीन के अंदर अगर कंडीशन ले लूं एक्वस NaOH और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मैंने ले लिया, तो डाउस प्रोसेस कहता है कि वो Cl फिनॉल बना देगा, बट यहां पे स्टेटमेंट उल्टी हो गई। तो उन्होंने सही कहा है दैट इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो असर्शन तो ट्रू हुआ। अब देखते हैं रीजन। ये कह रहे हैं फिनॉल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड्स वायलेंटली। अभी मैंने आपको बताया कि फिनॉल कैसे अटैक करेगा। फिनॉल में OH जो है वो तो रेजोनेंस में बिजी है रिंग के साथ, और अगर वो रेजोनेंस में बिजी है तो इसका मतलब वो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, और बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो वो अटैक नहीं कर पाएगा या फिर हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब वो कह रहे हैं कि जो फिनॉल है क्या वो HCl के साथ अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा असर्शन ट्रू हो गया, बट हमारा जो रीजन है वो गलत हो गया, जो कि मुझे दिख रहा है कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आपको स्टेटमेंट थोड़ी सी ध्यान से पढ़नी थी एंड आप उसके बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते थे यहां पे। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा है कि 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे नॉमेनक्लेचर का उठा के पूछ लिया और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो पहले तो चेन आइडेंटिफाई करो। ये कह रहे हैं पेंटेन, तो पेंटेन यहां पे मेरे को देखने के लिए मिल रहा है 1 पे फिनाइल। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूं तो 1 पे तो फिनाइल है, अगर 1 पे फिनाइल है तो 2,3 पे डाइब्रोमो आएगा ही नहीं। 1 पे फिनाइल है, 1 पे ही ब्रोमो हो गया, गलत हो गया। 1 पे फिनाइल, 2,3 डाइब्रोमो एंड आ गया पेंटेन, तो सिंपल ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो गया। 1 पे फिनाइल है और 2 पे ब्रोमो है, तो बाकी सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए, सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि जिसमें रिएक्शन दिया हुआ है RCH2Br प्लस I-, और उन्होंने मीडियम कैसा लिया है? एसीटोन। अब एसीटोन कैसा मीडियम है? एसीटोन है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मैं इसको PAPS बोलता हूं और पोलर प्रोटिक को PPS। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ है कि I- ने Br को रिप्लेस कर लिया, कोई इशू नहीं है। न्यूक्लियोफाइल कैसा? स्ट्रॉन्ग। कंडीशन लिखते हैं पहले, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और सॉल्वेंट कैसा है? सॉल्वेंट है पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो अगर आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, तो अगर ये दो कंडीशंस आपको मिल जाती हैं तो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये SN2 रिएक्शन होने वाली है। अब SN2 से हमें क्या करना है? बाकी चारों स्टेटमेंट्स को यहां पे डील करना है। तो देखो ऑप्शन ए में क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है दैट Br- कैन एक्ट एज कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मैं लेता हूं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो आपका NaI है वो
बेटर सॉल्युबिलिटी दिखाता है एज कंपेयर टू NaBr, मतलब कि NaBr यहां पे क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की खास बात यह है कि यह दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा तो बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दिखाता है, डाउन द ग्रुप हम जाएंगे, ब्रोमीन का साइज आयोडीन से कम छोटा होगा, इसका मतलब अगर वो कम छोटा है तो वो बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में NaBr की सॉल्युबिलिटी बेटर है एज कंपेयर टू NaI। हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं यहां पे सॉल्युबिलिटीज। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटीज अगर हम देख रहे हैं, इसका मतलब NaBr की अगर बेटर सॉल्युबिलिटी है तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में तो NaI बेटर है, और NaI अगर बेटर है तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हमारी कंडीशंस को देखते हुए हम बता सकते हैं कि Br माइनस कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल नहीं एक्ट कर पाएगा। ऑब्वियसली I माइनस जो है वो बेटर है, और I माइनस अगर बेटर है तो इसका मतलब ए ऑप्शन मेरा जो है वो गलत हो गया, और उन्होंने हमसे करेक्ट पूछा है, और अगर उन्होंने करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन ए तो हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखो, ये कह रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है वो लेस पोलर है देन लोकलाइज्ड एनायन। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि आप अगर SN2 में देखते हो, SN2 में हमारे पास कोई इंटरमीडिएट नहीं आता, SN2 में आती है ट्रांजिशन स्टेट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा मंजर रहा होगा कि ये अप्रोच कर रहा है आयोडीन और ये Br यहां से जा रहा है। तो आपके हिसाब से अगर इसकी पोलैरिटी में देखूं तो पोलैरिटी अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो भाई यहां पे तो पोलैरिटी है ही नहीं, दोनों में ही क्या आ रहा है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और अगर पोलैरिटी यहां पे नहीं है, इसका मतलब आप अब इसको कंपेयर करो विद व्हाट, लोकलाइज्ड एनायन के साथ। तो लोकलाइज्ड एनायन इसका मतलब ज्यादा पोलराइज्ड हो गया, क्योंकि यहां तो पोलैरिटी लेस है, दोनों पे ही डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो लेस पोलैरिटी हुई, और लेस पोलैरिटी है मतलब दोनों पे नेगेटिव चार्ज, और यहां मेरी ये स्टेटमेंट हो गई बिल्कुल सही। बट हम बाकी भी स्टेटमेंट्स चेक करेंगे एक बार। बाकी की स्टेटमेंट्स में क्या कह रहे हैं, दैट रिएक्शन कैन अकर इन एसिटिक एसिड ऑल्सो। अब एसिटिक एसिड तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया तो SN2 को तो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। हमें क्या लेना है, हमें पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि सॉल्वेंट जो यूज हो रहा है रिएक्शन में, सॉल्वेट करता है एनायंस को इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब सॉल्वेंट कैसे करेगा आखिर, देखो जो यहां पे सॉल्वेंट है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करता है, ना कि एनायन को। आखिर क्यों, इसका एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल ये है, मैं लेता हूं एसीटोन। तो एसीटोन के केस में देखो यहां पे डेल्टा पॉजिटिव और यहां पे डेल्टा नेगेटिव, तो इसका मतलब ये आप देखो ये वाला जो सेंटर है वो तो बिजी हो गया, यहां पे हिंड्रेंस है, और इस सेंटर में अगर हिंड्रेंस है तो हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, ये सेंटर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। ये देखो ये जो ऑक्सीजन है ये फ्री सेंटर है और ये सॉल्वेट करेगा, ये फ्री सेंटर है, और डेल्टा नेगेटिव के साथ कौन आके जुड़ेगा, ऑब्वियसली एक कैटायन, तो कैटायन को सॉल्वेट कर पा रहा है। और इन्होंने क्या कहा है, सॉल्वेंट यूज इन रिएक्शन सॉल्वेट्स द आयंस इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो नहीं कर पाता, तो ये भी स्टेटमेंट मेरी गलत हो गई। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे बैठ रही है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग बैठ रही है। आई होप आपको क्लियर होगा। इस चीज को जरूर नोट डाउन करना, बिकॉज अगर ये PYQs में पहले पूछ लिया है तो इसके चांसेस हैं कि अगली बार भी किसी ना किसी क्वेश्चन की फॉर्म में आपको स्टेटमेंट दिख सकती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जांपल्स ऑफ विनाइलिक हैलाइड। अच्छा, अगर मैं इसका लेवल आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन एक टफ की कैटेगरी में काउंट होगा। व्हाई, बिकॉज इन्होंने काफी डिटेल में जाके मैकेनिज्म को यहां पे यूज किया है, ये डायरेक्ट नहीं है, यहां पे मैकेनिज्म की यूजेज हो रही है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये कह रहे हैं विनाइलिक हैलाइड। भाई विनाइलिक क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली मैं कोई हेलोजन जोड़ दूं देन दैट कंडीशन इज विनाइलिक कंडीशन, दिस इज विनाइलिक। तो आप कंपेयर कर लो, पहले केस में तो भाई डायरेक्ट तो जुड़ा हुआ है, बट इसको हम एराइलिक हैलाइड बोलते हैं, ना कि विनाइलिक। यहां पे ये डबल बॉन्ड के साथ वाले एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ा है,
तो ये तो एलाइलिक हो जाएगा। और इधर क्या है, इधर भी अगेन एलाइलिक है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे हो गया। और लास्ट वाले में अब आप देखो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये मेरा विनाइलिक हैलाइड है और ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। वेरी इजी की कैटेगरी में आएगा, टाइम ही नहीं स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास अगेन क्या दिया हुआ है, C6H5, मतलब देखो O2 है तो यहां से हमने पता लगाया HBr और पेरोक्साइड, और HBr पेरोक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन। ठीक है, मतलब जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे अपना हाइड्रोजन जोड़ दो, जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे अपना हाइड्रोजन जोड़ दो। तो अगर मैं यहां से प्रोसीड करूंगा तो फर्स्ट स्टेप में मुझे देखने के लिए मिलेगा क्या, ये Br तो एज इट इज आ गया। ठीक है, अब ज्यादा हाइड्रोजन कहां पे है, ज्यादा हाइड्रोजन यहां पे है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहां पे अपना हैलोजन जोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने क्या फॉलो किया है, मैंने यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करी है, खराश इफेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट है COF2। तो COF2 के केस में क्या होता है, कौन सी रिएक्शन है ये याद करो एक बार पॉज करके। ये श्वार्ट्ज रिएक्शन है सीधी सीधी। तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में कुछ नहीं है, जो आपका Br है वो रिप्लेस हो जाएगा F2 से, Cl और Br फ्लोराइड से रिप्लेस हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां पे हम एक कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड फॉर्म कर पाते हैं। बहुत लिमिटेड ऐसी रिएक्शंस थी। तो सिंपल है वैसे तो, बट फिर भी बना के लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या ही टाइम लगना है। यहां पे आपका फ्लोरीन आके जुड़ गया, तो मैं देख पा रहा हूं, मुझे दिख रहा है कहां, ऑप्शन नंबर डी में। बिकॉज ऑप्शन सी में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने Br को जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा था उसको भी फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन डी मुझे यहां पे करेक्ट दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ हेलोबेंजीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन अगर आपको याद होगी तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू जहां पे हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पढ़ते हैं। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की कंडीशन में आपको स्पेसिफिकली लिखवाया जाता है दैट सैंडमेयर रिएक्शंस आर बेटर देन योर गैटरमैन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है मेटल यूज होता था और सैंडमेयर में आयंस यूज होते हैं, तो ये एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर पाते हैं। तो सैंडमेयर में एक कंडीशन लिखवाई जाती है कि ये जो X है वो Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है या साइनाइड हो सकता है। तो आप पहले केस में देखो फ्लोरीन है, नॉट पॉसिबल। तीसरे में AT है, ये भी नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कितने हो गए, Cl ठीक है, Br ठीक है, I ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आपका आंसर है यहां पे सिंपल 3। तो सिर्फ 2, 3 एंड 4 ऐसे हैं जो कि आपका सैंडमेयर रिएक्शन कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अब आपके पास है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस्ड A एंड B। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि इन A एंड B टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो अब हमें यही चेक करना है। कुछ पार्ट यहां पे क्वेश्चन का मिसिंग था, वो मैंने लिख दिया है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो पहले केस में आपके पास क्या है, जब हम A बना रहे हैं तो Br2 ऐड हो रहा है, ठीक है, और Br2 जब ऐड होगा तो Br2 तो कैसे ऐड होता है, देखो अगर मैं यहां पे A बनाता हूं तो यहां पे जब मैं Br2 डालूंगा तो सिंपल है कि यहां डबल बॉन्ड पे एक बार Br इधर, एक बार Br इधर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास कि इन्होंने एक रिएजेंट का अटैक कराया है, तो इसको ध्यान से समझना, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। यहां ट्रिपल बॉन्ड है और ये कार्बन पे O-, ये ऑक्सीजन पे O-। अब ये क्या एक बेस की तरह एक्ट करेगा या फिर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये एक सवाल है। अगर इसको हम न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कराते तो एनटीए के अकॉर्डिंग इसमें क्या है कि उन्होंने एज्यूम किया है कि ये एक बल्की बेस है, और सॉरी मतलब ये बल्की है, और बल्की है तो ये कहीं पे अटैक करके किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। और अगर ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, इसका मतलब इसका एक ही काम यहां पे रह गया, दैट इज ये एक बेस की तरह एक्ट करेगा, और ये है भी 1 इक्विवेलेंट। तो कुछ मत करो, यहां पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और वो नेगेटिव डीलोकलाइज करके Br को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब मेरे पास क्या आया, ये Br एज इट इज, और यहां पे आ गया एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया A। फिर नेक्स्ट यहां पे क्या है, अगर मैं इसमें डालता हूं Br2, मतलब अगेन
इधर हमने जब Br2 ऐड किया, ओके पहले देख लेते हैं कि स्क्रीन पे आपको विजिबल है नहीं, तो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसमें Br2 ऐड करूंगा तो अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगी और इधर Br और यहां पे Br लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास है अल्कोहलिक KOH और वो भी 3 इक्विवेलेंट। तो मैं क्या करूंगा देखना, यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये हाइड्रोजन निकाल के एलिमिनेशन करी, एक बार ये वाला हाइड्रोजन निकाल के एलिमिनेशन करी, तो 2 बार तो एलिमिनेशन हो गई। इसका मतलब 2 अल्कोहलिक KOH यूज हो गए, 2 अल्कोहलिक KOH यूज हो गए, मतलब यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। अब एक और बचा हुआ है, इसलिए उन्होंने जान के आपको 3 दिए हैं। तो लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्यों? बिकॉज ये एक एलाइलिक हाइड्रोजन है, मतलब जब आप इसको रिमूव करोगे तो एलाइलिक पोजीशन पे वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन बनाएगा। तो एक अल्कोहलिक KOH और यूज होगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या आएगा, ये 2 बॉन्ड एज इट इज आ गए। फिर से बनाते हैं इसको, ये 2 बॉन्ड्स आपके पास एज इट इज आ गए और एक कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां पे उन्होंने ये नहीं बोला अब आपके पास तीसरा कोई लिविंग ग्रुप ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज वो छोड़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज वो छोड़ गया, ये हमारे पास क्या बना है B। अब आपके पास क्या था काम, आपको टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने थे। तो आप A में देखो, चेक करो A के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई होप आप काउंट कर लोगे, 2 ही है। काउंट करो B के, तो B के अंदर 2 तो डबल बॉन्ड है और 1 पाई इलेक्ट्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जो टोटल आंसर मेरा आएगा, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो आएंगे 2 + 6, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स नहीं पूछे या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा यहां पे कितना, 8। तो ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 8 हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, देखते हैं। चलो हेक्सेन कैसे हो गया आपका, 6 कार्बन्स तो हेक्सेन्स के हो गए। फिर आपके पास है 2,2 और 5,5, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो हमारे पास तैयार हो गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, उन्होंने बच्चों को क्लासरूम में कैसे ट्रिक किया। देखो वो कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो ये जो इन्होंने आइसोमेरिक लिख दिया, इसका मतलब ये आपसे मांग रहे हैं भाई इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। और ये गलती हो सकता है कुछ बच्चे कर बैठे हों कि उन्होंने स्टीरियो ना काउंट करके सिंपल स्ट्रक्चरल के बेस पे बता दिया हो। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो में अगर आप यहां पे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाओगे तो आपके पास देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर आप पहले केस में देखो, इस कार्बन पे आप रिप्लेस कर सकते हो, आपका मन कहेगा कि इस पे भी कर दो और इस पे भी कर दो, बट ये दोनों तो सिमेट्रिक हैं, इसीलिए आप सिर्फ एक्सट्रीम में एक पे ही कर सकते हो। और आप चेक करो, अगर आप यहां पे एक लाइन खींच दोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है, इसका मतलब आपको एक ही साइड का चेक करना है, दूसरी साइड का अगर आप चेक करोगे तो वो रिपीटेटिव हो जाएगा। इसीलिए एक तो ये वाला कार्बन आ गया और सेकेंडरी आप ये वाला कार्बन देखो, यहां पे भी अगर आप चाहो तो एक Cl रिप्लेस कर लोगे। तो मेरे पास ओवरऑल कंपाउंड में सिर्फ 2 ही सेंटर ऐसे आ रहे हैं जहां पे मैं Cl के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको बनाना है इंक्लूडिंग स्टीरियो, मतलब ये कार्बन्स हो गए, ठीक है, यहां कार्बन और इधर इधर और इधर कार्बन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो सिर्फ ये वाले क्लोरीन को रिप्लेस कर दो, मतलब इस कार्बन पे मैंने Cl लगा दिया। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इस कार्बन पे Cl को जोड़ दूं। तो अब आप देखो इंक्लूडिंग स्टीरियो को चेक करो, देखो तो पहले केस में अगर आप देखोगे तो पहले केस में मेरे पास इस कार्बन पे कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, बिकॉज इस पे तो 2 हाइड्रोजन्स लगे हैं, तो ये तो कायरल सेंटर नहीं हुआ। बाकी के कार्बन आप चेक करो, इधर सेम कार्बन इधर सेम कार्बन, ये भी कायरल सेंटर नहीं है, यहां 2 हाइड्रोजन, ये भी कायरल सेंटर नहीं है, बाकियों को तो चेक करना ही बेकार है। इसका मतलब यहां से मेरे को एक ही प्रोडक्ट मिलेगा।
नीचे वाला आप अगर चेक करोगे तो इधर देखो चेंज हो गई चीजें थोड़ी सी। अब इसको मार्क करके दिखाना पड़ेगा मुझे कि एक तो ये ग्रुप हो गया, कार्बन कौन सा, ये वाला, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये Cl हो गया, एक यहां पे H हो गया और एक ये ग्रुप अलग हो गया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इस केस में मुझे कायरल सेंटर जो मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है। तो अगर मैं यहां पे चेक कर पा रहा हूं, एक Cl इधर, ओके, हां, तो चारों ग्रुप्स यहां पे मेरे पास अलग आ गए। और अगर चारों ग्रुप्स अलग आ जाते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका मतलब एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, कोई सिमेट्री नहीं है, मतलब 2 की पावर n, और 2 की पावर n मतलब एक सेंटर, तो मेरे पास टोटल 2 यहां से आएंगे। तो 2 नीचे वाले से आ गए, एक ऊपर वाले से आ गया, तो टोटल जो मेरे को यहां पे मिलेंगे वो मिलेंगे कितने, 3। तो अगेन इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स आ गए। बस यहां पे समझने वाली बात यह थी कि उन्होंने आपसे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं पूछे, उन्होंने आपसे इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछे हैं, बट उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। दिस वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, विच कैन बी रिपीटेड इन फ्यूचर, तो ध्यान से समझना इसको। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कि एक ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है C4H9Br। ये कह रहे हैं इसको हमने पहले एक KOH के साथ रिएक्ट कराया, फिर हमने इसको इथेनॉल में डिसॉल्व किया और एक एल्कीन बनाया। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार प्रोसीड करके ही देखते हैं, तभी हमें भी समझ में आएगा। आओ चेक करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको बता दिया कि जो एल्काइल हैलाइड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो आप देखो C4H9Br, अगर आप इसका DU निकालोगे तो DU कितना आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगी C+1 यानी कि 4+1, माइनस H कितने हैं 9, प्लस X यानी कि 1/2, तो ये टोटल आएगा आपके पास 0। मतलब यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, सिंपल आपको जो है वो स्ट्रक्चर बनाना है। तो अगर मैं पॉसिबिलिटी देखूंगा तो C4H9Br एक तो ऐसे बन सकता है, या फिर C4H9Br ऐसे बन सकता है। एक पॉसिबिलिटी और क्या है कि C4H9Br ये भी तो बन सकता है, और एक पॉसिबिलिटी है यहां पे कि C4H9Br ये भी बन सकता है। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। अब इनमें से कौन सा है वो हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से हेल्प से, क्योंकि यहां पे आपको बोला है ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल सेंटर ढूंढो। तो पहले केस में आप देखो कोई कायरल सेंटर नहीं है, स्ट्रक्चर ही चला गया ये रेस से बाहर। दूसरे में आप देखो कि इस कार्बन पे इधर Br लगा है, यहां CH3, यहां इथाइल और यहां हाइड्रोजन, इसका मतलब ये कायरल सेंटर है। तो मैं बोल सकता हूं कि फिलहाल मेरे पास 2-ब्रोमोब्यूटेन ऑप्शन में अभी जीवित है। नेक्स्ट में देखो आप कि ये वाले कार्बन पे, इस पे तो 2-2 मिथाइल इधर सेम हो गए, तो इसका मतलब ये भी रेस से बाहर चला गया। नेक्स्ट वाले में देखो इस कार्बन के ऊपर तीनों ही सेम कार्बन्स हैं, अगेन कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने वाला। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास जो आंसर आ गया यहां पे, अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमने स्ट्रक्चर डिड्यूस किया है। स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया ये। अब इसको यूज करते हुए हमें क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, देखते हैं कैसे प्रोसीड करेंगे। चलो ठीक है, तो हमने पता लगा लिया कि ऑप्टिकली एक्टिव C4H9Br कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के आगे करना है। तो ये आ गया पहले क्या, 2-ब्रोमोब्यूटेन, तो ये हो गया क्या मेरे पास A। ये कह रहे हैं इसको रिएक्ट कराया किसके साथ, हॉट KOH और इथेनॉल, इसका मतलब इन्होंने E2 एलिमिनेशन कराई और एल्कीन बना दिया। फिर ये कह रहे हैं विच रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू गिव डाइब्रोमाइड, तो इसको अगर मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराया तो यहां पे जो मेजर एल्कीन मिलेगी वो तो यही मिलेगी, मेरे को मेजर ही बना के चलनी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये कह रहे हैं कि इन्होंने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा के इसको डाइब्रोमाइड में चेंज किया, मतलब इधर Br और इधर Br, ठीक है। फिर नेक्स्ट तो ये मिल गया हमें C। फिर ये कह रहे हैं कि C को हमने कन्वर्ट किया है इनटू गैस अपॉन रिएक्टिंग विद अल्कोहलिक NaNH2। तो अब इन्होंने जो हिंट दिया है ना आपको कि गैस में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब ये कोई ना कोई एल्काइन होने वाला है, और NaNH2 इसको मेरे को एक्सेस में लेना पड़ेगा। तो जब मैं NaNH2 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो एक बार हाइड्रोजन यहां से जाएगा, ब्रोमीन यहां से, फिर दूसरी बार हाइड्रोजन यहां से और ब्रोमीन यहां से, मतलब 2 बार एंटी एलिमिनेशन होगी और मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे,
मेरे को मिलेगा एक एल्काइन। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मुझे ब्यूटाइन मिल रहा है, तो ये हो गया डी। यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि चलो ये गैस भी है। फिर ये कह रहे हैं ड्यूरिंग हाइड्रेशन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू 1 मोल ऑफ डी विच ऑन वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट एसिड। अब यहां से परेशान होना शुरू होंगे बच्चे कि आखिर ये क्या है, मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट एसिड क्या है। अरे भाई ये HgSO4 और H2SO4 है, मतलब ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा रहे हैं। सिंपल मतलब यहां पे डी में अगर मैंने HgSO4 और H2SO4 डाला तो ये तो सिंपल ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है जो कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन फॉलो करती है। तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन यहाँ पे हमें परेशान ही नहीं होना, बिकॉज यहाँ पे तो दोनों सिमेट्रिक कार्बन हैं। तो एक कार्बन पे हम जोड़ देंगे OH और एक पे हम जोड़ देंगे H, तो ट्रिपल बॉन्ड टूट गया। अब यहाँ पे आप देखो कोई ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये यहाँ पे टॉटोमराइज करके अपने आप को एक कीटोन में चेंज कर लेगा, टॉटोमराइज कर लिएगा ये। तो आपके पास जब आप टॉटोमराइज कराओगे तो 1, 2 एंड 3, और क्या होता है 1 वाला अपना हाइड्रोजन इसको देता है और 2 वाला अपना डबल बॉन्ड। यही तो होता है टॉटोमराइजेशन में। तो आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे सिंपल यहाँ पे क्या है, ये तो ब्यूटेन 2 ओन है, ब्यूटेन 2 ओन। सिंपल है। तो ब्यूटेन 2 ओन कहाँ मिल रहा है मुझे? ऑप्शन नंबर ए में। तो आप देखो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को उन्होंने किस तरीके से, और ये लेटेस्ट ही है, अप्रैल शिफ्ट 2025 का ही क्वेश्चन है ये, उन्होंने कैसे आपको इतनी सारी चीजें क्वेश्चन फॉर्म करके एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दी और कैसे आपको अप्लाई करना था। क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा हम बोल सकते हैं लेंदी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब आपके पास ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है फॉर अ चेंज। तो पहला आप देखो आपके पास एक एराइल हैलाइड है और साथ में 2Na लेके हमारे पास बाइफिनाइल बन रहा है। तो ये तो मेरी कौन सी रिएक्शन हो गई? ये तो फिटिंग हो गई। तो ए का 3 कहां पे आ रहा है? ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी गया। नेक्स्ट देखो आपके पास कॉपर और HCl इन्होंने डाला है, और ज्यादा परेशान भी नहीं होना, कोई सैंडमेयर गैटरमैन के बीच में लड़ाई नहीं है। सिंपल कॉपर HCl है तो ये गैटरमैन रिएक्शन हो गई। तो बी का हो गया मेरे पास 4, और बी का 4 अगर मैं देख पा रहा हूं तो वो मुझे देखने के लिए कहां पे मिल रहा है? ओके B4। ओके तो ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। सिंपल ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। बट हम फिर भी फॉर अ सेफर साइड क्या करेंगे, बाकी ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। देखो NaI ड्राई एसीटोन, ये तो फिंकलस्टीन हो गई, तो सी का 2 आ गया, सही है। फिर लास्ट में HCl और ZnCl2, ये तो लूकास रिएजेंट है, 3 डिग्री टर्बिडिटी देता है इमीडिएटली, बाकी 2 डिग्री 5 to 10 मिनट्स में, और 1 डिग्री तो 30 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी देता है, बहुत स्लो। तो डी का 1 हो गया। तो ऑप्शन डी ही फिट बैठ रहा है, उसी को टिक करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 2025 का अगेन लेटेस्ट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। ये कह रहे हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन है जिसमें SO3 और H2SO4, मतलब पहले स्टेप में तो इन्होंने सल्फोनेशन कराई है, ठीक है। अब ये सल्फोनेशन में क्या होता है? सल्फोनेशन में आपके पास SO3H ऐड होता है। हमने लास्ट क्लास में देखा भी था, सल्फोनेशन में SO3 एज एन इलेक्ट्रोफाइल होता है, बट अल्टीमेटली रिंग के ऊपर SO3H ऐड होगा। तो पहले स्टेप में यहां पे क्या होने वाला है वो मैं लिख लेता हूं। पहले स्टेप में आपके पास जो ब्रोमोबेंजीन है वो सल्फोनेशन के बाद चेंज हो जाएगा पैरा ब्रोमो सल्फेनिलिक एसिड में। अब पैरा पे क्यों लगाया? बिकॉज ऑर्थो में हिंड्रेंस होगी तो पैरा मेजर होगा। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास Br2Fe। तो अब Br2Fe को हम अगर ऐड करना चाहेंगे तो देखो जो SO3H है ये क्या करता है? ये तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मतलब अब यहां पे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी होगी। तो बचेगी किस पे? बचेगी सिर्फ और सिर्फ इसके मेटा पोजीशन पे। तो SO3H के रिस्पेक्टिवली आप यहां पे मेटा पोजीशन अगर इसकी ढूंढ लो तो मेटा पोजीशन दोनों साइड मेरे पास सिमेट्रिक ही हैं। आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहां पे Br, एक Br इधर लगा दिया, और लास्ट में मेरे पास क्या है इधर? SO3H। तो मुझे ये कौन से ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है? मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर 1 तो गया, ऑप्शन 2 में इन्होंने पैरा पे ऑर्थो पे SO3H लगा दिया, ऑप्शन सी मुझे यहां पे करेक्ट दिख रहा है, बिकॉज इसके अंदर इन्होंने पहले सल्फोनेशन पैरा पे कराई, फिर उसके बाद ब्रोमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू SO3H इन्होंने मेटा पे कराई। तो यही मेरा मेजर
प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, आपके पास अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, दैट अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड व्हेन एल्काइल क्लोराइड्स आर ट्रीटेड विद एक्वस KOH बाय एलिमिनेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया और आपने पहले भी सुना होगा दैट अल्कोहलिक KOH करता है एलिमिनेशन, वेयर एज एक्वस KOH करता है सब्सटीट्यूशन। क्या करता है? सब्सटीट्यूशन। तो इसका मतलब पहली रिएक्शन गलत हो गई बिकॉज ये एलिमिनेशन इन्होंने लिख दिया, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गई। बाकी की स्टेटमेंट देखते हैं। यहां पे आपसे बोला जा रहा है दैट इन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्काइल क्लोराइड्स फॉर्म एल्कीन्स बाय एब्स्ट्रैक्टिंग हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो अब इन्होंने देखो जो चीज मैंने आपको स्टेटमेंट 1 में बताई कि अल्कोहलिक KOH आपका क्या करता है? एलिमिनेशन करता है। कैसे? वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गई और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गई, बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा है। तो सिंपल था, इन्होंने बेसिक से कॉन्सेप्ट को यहां पे बस स्टेटमेंट्स में चेंज कर दिया, हमें बिल्कुल नहीं घबराना। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको बोला है कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन दो इट इज प्राइमरी हैलाइड। अच्छा, आखिर क्यों करेगा ये SN1, ये भी देख लो। तो आपके पास अगर मैं Cl को निकालता हूं तो एक कार्बोकेटायन बना। अब खास बात इसकी क्या है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और अगर कार्बोकेटायन के थ्रू कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो वो तो SN1 ही होगी। तो पहली स्टेटमेंट मेरी ठीक हो गई, बिल्कुल सही। दूसरी स्टेटमेंट कह रहे हैं दैट दिस विल नॉट अंडरगो SN2 वेरी इजीली दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड। अरे ये SN2 कैसे अंडरगो कर सकता है? यहां पे इसके साथ में इतना जो ये बल्कीनेस है वो इसके SN2 की रिएक्टिविटी को कम करेगी, बिकॉज SN2 में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांग होता है और वो लेस हिंड्रेंस चाहेगा, और यहां पे इतनी हिंड्रेंस है जिसकी वजह से SN2 नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इन्होंने बता तो दिया स्टेटमेंट में दैट इट विल नॉट। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 मेरी सही हो गई, स्टेटमेंट 1 भी मेरी सही हो गई। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई होप आप सारे क्वेश्चंस फॉलो अप कर पा रहे हो। मैं बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपको फंसा सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं, एंड डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। सिमिलर क्वेश्चंस आपको कम ही मिलेंगे, तो करते रहते हैं प्रैक्टिस, कोई बात नहीं, जितने हो पाएंगे उतने प्रैक्टिस करेंगे हम। नेक्स्ट है आपके पास, इन्होंने RBr में मैग्नीशियम डाला ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और ये कोई कंपाउंड बनाया है। अच्छा, तो रिएक्शन देख के समझ आ गया हमें कौन सी रिएक्शन है ये तो सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोल दिया है, ये कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ RBr प्रोड्यूसिंग 2 मिथाइल ब्यूटेन बाय अबव सीक्वेंस। और कितने अच्छे हैं देखो, इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, कंसीडर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? तो सिर्फ स्ट्रक्चरल बताने हैं। तो आपसे पूछा है कि अगर मैं 2 मिथाइल ब्यूटेन बना रहा हूं तो स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि जो मेरे रिएक्टेंट्स होंगे वो कितने टाइप के हो सकते हैं। अब आप ध्यान दो, ये ग्रिग्नार्ड की कौन सी टाइप की रिएक्शन है? यहां पे कोई न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तो प्रेजेंट है नहीं, इसका मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन फॉलो कर रहा होगा। और एसिड बेस रिएक्शन का मतलब है जहां जहां ब्रोमीन है वहां हटा के हाइड्रोजन लगा दो। अरे भाई, 2 मिथाइल ब्यूटेन में अगर मैं इधर ब्रोमीन लगा दूं क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? इधर ब्रोमीन लगाऊंगा तो मैग्नीशियम इंसर्ट होगा, फिर H2O से वो H+ लेके 2 मिथाइल ब्यूटेन बना देगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? और एक पॉसिबिलिटी है कि मैं अपने जो Br है उसको इस वाले कार्बन पे लगा दूं। और पॉसिबिलिटी देखो, एक पॉसिबिलिटी है कि मैं ब्रोमीन को इस वाले कार्बन पे लगा दूं। एक और पॉसिबिलिटी मुझे बनती हुई दिख रही है कि मैं इसको इस कार्बन पे लगा दूं। और बाकी आपके लिए नहीं होगी, आपका मन कहेगा कि ये वाला कार्बन भी उठाओ सर। अरे भाई, वो दोनों सिमेट्रिक ही हैं, सेम कार्बन है ना, सेम एनवायरनमेंट है। तो मेरे पास टोटल यहां पे 1, 2, 3 एंड 4, तो टोटल 4 ऐसे RBr मेरे को मिल रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल हैं। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। अगर इन्होंने इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछ लिया होता तो मेरे को क्या करना पड़ता, मेरे को यहाँ पे स्टीरियो सेंटर चेक करने पड़ते, थोड़ा सा काम बढ़ जाता, बट कोई इश्यू नहीं है। बट फिलहाल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर जो है वो मेरा ए आ रहा है और उसी को हम टिक कर देंगे। टोटल 4 टाइप के RBr मिले हमें। सिंपल था, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाला। नेक्स्ट है, वो कह रहे हैं इथाइल बेंजीन से ये कैसे बनाएं। चलो, ऐसे कन्वर्जन्स क्वेश्चन तो बहुत प्रैक्टिस करवाए भी है मैंने और आपने भी किए होंगे। ये रहा इथाइल बेंजीन। तो इथाइल बेंजीन में अगर किसी तरीके से
मैं इसके पैरा पोजीशन पे जोड़ूं, इसका मतलब मैं अगर Br2 और AlCl3 अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास पैरा पे Br आ गया, जैसा उन्होंने क्वेश्चन में मेरे से डिमांड किया है। चलो पैरा पे Br लगा दिया। अब ये कह रहे हैं इसके बाद कि ऊपर यहां वाले कार्बन पे एल्कीन बन रही है, तो इसका मतलब पहले मुझे इसको किसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। एल्कीन कब बनेगी? जब मैं कोई हेलोजन ऐड करूंगा, तभी तो लास्ट स्टेप में देखो आपके पास एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH दिए हुए हैं, ताकि आप इनको यूज करके अपने हेलोजन्स को बाहर निकालो और एल्कीन बना लो। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को Cl2H ऐड करना पड़ेगा, और Cl2H डाइक्लोरो बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप ज्यादा स्टेबल वाला यानी कि ये वाला Cl बना लो और यहां पे Br। अब लास्ट स्टेप में तो कुछ नहीं बचा, आप सिंपल अपना अल्कोहलिक KOH यूज करोगे। अभी हमने पीछे भी देखा था, क्योंकि वही एलिमिनेशन फेवर करेगा। तो सिंपल है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होने वाला है, ये इसमें चेंज हो जाएगा, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूं पहले Br2 एनहाइड्रस AlCl3 Cl2 हीट और एक्वस KOH, जो कि मुझे देखने के लिए मिल रहा है कहां? ऑप्शन नंबर सी में। तो देखो कितना सिंपल था। बट हाँ, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि पहले ब्रोमिनेशन करानी है या पहले क्लोरीनेशन। उन्होंने हिंट दे दिया ना कि बेंजीन रिंग पे पैरा पोजीशन पे पहले Br जोड़ो, तो पहले Cl2 तो नहीं करा पाओगे, तो ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन डी भी गया। तो एलिमिनेशन से भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कभी कभार। फिर आप देखो ऑप्शन नंबर, अच्छा यहां पे हमने आंसर जो है वो गलत मार्क कर दिया। आंसर यहां पे बी आना चाहिए, क्योंकि बी में अल्कोहलिक KOH है, सी में एक्वस KOH दिया हुआ है, और एक्वस KOH तो सब्स्टिट्यूशन कर देता। अब देखो मेरे से गलती होने वाली थी यहां पे, बट बच गई, कोई बात नहीं, आप भी ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी में मेरे पास अल्कोहलिक KOH है, तो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब। ओके, नेक्स्ट है, इन्होंने पूछा है सॉल्वोलिसिस। तो सॉल्वोलिसिस क्या होती है और सॉल्वोलिसिस कौन करता है? तो सॉल्वोलिसिस, जब भी आपको वर्ड दिख जाए तो दिमाग में बात डाल लो कि आपको SN1 रिएक्शन याद आ जानी चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी कंडीशंस होंगी फिर वो खुलनी अपने आप शुरू हो जाएंगी आपके लिए। पहले केस में देखो, अगर आप SN1 कराओगे, कार्बोकेटायन बनाओगे, तो यहां पे क्या ही कर सकता हूं मैं, 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बन जाएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इधर जो है वो 2 डिग्री का कार्बोकेटायन तो बनेगा, बट एक खास बात क्या है कि ये फिनाइल रिंग उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रही होगी। इसका मतलब बी के अंदर मेरे को 2 डिग्री प्लस रेजो देखने के लिए मिल रहा है। सी के अंदर मेरे को क्या है, देखो दो बेंजीन रिंग से रेजो, सो मैं बोल सकता हूं हायर रेजोनेंस या बेटर रेजोनेंस बोल सकते हैं हम, प्लस 2 डिग्री तो है ही। फिर लास्ट वाला डी तो मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा। शिफ्टिंग विफ्टिंग के बाद जो है वो 3 डिग्री जा भी सकता है, बट पहले 2 डिग्री बन रहा है, और ए के अंदर मेरा 3 डिग्री का बन रहा था। अब इसको मेरे को रिएक्टिविटी ऑर्डर में लगा देना है, सिंपल है। तो अगर मैं इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाऊं तो सबसे ज्यादा सी आने वाला है बिकॉज ज्यादा रेजोनेंस है, बी आने वाला है बिकॉज रेजोनेंस है, ए में 3 डिग्री और डी में 2 डिग्री। तो CBAD कहां पे देखने के लिए मिल रहा है? CBAD मेरे को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। एक बार वेरीफाई कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी में CBAD बिल्कुल सही है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सॉल्वोलिसिस मतलब SN2 चेक करो, और सॉरी SN1 चेक करो, और उसके बेसिस पे आप इजीली जो SN1 की कंडीशंस आपने लगाई होंगी वो आप यहां पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अभी अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने अगेन स्टेटमेंट बेस्ड बहुत अच्छे तरीके से यूज करे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास स्टेटमेंट 1 है कि कन्वर्जन प्रोसीड वेल इन लेस पोलर मीडियम। अच्छा, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो SN2 रिएक्शन अंडरगो करता है, और SN2 का मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट PAPS, यानी कि लेस पोलर, वही उन्होंने स्टेटमेंट में बोला। तो मेरी स्टेटमेंट 1 हो गई सही। फिर है कन्वर्जन प्रोसीड्स वेल इन मोर पोलर मीडियम। अब ये जो R3N है, तो ये अगर आपको पता होगा तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, और SN1 मैकेनिज्म अगर ये फॉलो करेगा, वैसे तो बेस होता है ये, बट यहां पे इन्होंने H एक्सट्रैक्ट नहीं किया, इन्होंने Cl को रिप्लेस करके NR3 लगा दिया है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर ये डायरेक्ट रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो R3N होता है, अगर हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो जनरली वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है।
और SN1 फॉलो करेगा तो इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब मोर पोलर मीडियम। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पे सही हो गई हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन जो मुझे देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा कौन सा, सी। तो सीखने वाली बात यहां पे क्या थी कि अगर आपको इन केस कल को R3N दिखता है तो आपको SN1 मीडियम याद आना चाहिए, और SN1 मैकेनिज्म अगर आपने ब्रेक कर ली तो उससे रिलेटेड जो भी कंडीशंस होंगी वो आप फॉलो कर ही लोगे। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करके बता सकता हूँ कि अगर आपके पास 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड हुआ तो हम जनरली SN1 फॉलो करते हैं। अगर 0 डिग्री या 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड हुआ तो, या फिर इसको 0 डिग्री लेके चलते हैं, मतलब मैं मिनिमम हिंड्रेंस लेके चल रहा हूँ, तो मिनिमम हिंड्रेंस में SN2 ये होता है ऑलवेज, ठीक है। बट जो बोन ऑफ कंटेंशन है, मतलब जहां प्रॉब्लम शुरू होती है वो होती है 1 डिग्री और 2 डिग्री में। तो अगर मैं 1 डिग्री और 2 डिग्री की बात करूं तो कब SN1 होगी, कब SN2 होगी, तो आप नोट डाउन करके इसको जरूर लिख सकते हो, बहुत यूजफुल है ये। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ और साथ में मैं बोलता हूं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर हुआ, तो इस केस में मेरे पास SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। और वहीं अगर मैं यहां पे ले लेता हूं क्या, वीक न्यूक्लियोफाइल और साथ में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर मैंने ले लिया, तो ये कंडीशंस किसके लिए फेवरेबल होती हैं, SN1 के लिए। तो अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए इन कंडीशन से रिलेटेड तो आप इनको यूज करके भी कभी कभार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जरूर आप नोट डाउन करना, यूज होता है ये। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास क्या है, AgCN। तो AgCN के केस में आपको याद होगा ये तो आइसोसाइनाइड बनाता है। वही आपको पता होगा कि ये जो है वो कोवैलेंट होता है, और कोवैलेंट होगा तो यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनता है, इसीलिए NC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, देखो आयोडीन पे और Br पे तो अटैक करवा ही नहीं पाओगे क्योंकि रिंग पे डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये अटैक कर नहीं पाएंगे। तो जो Cl है वो सिर्फ और सिर्फ NC से रिप्लेस हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा यहाँ पे B। कितना सिंपल था, वेरी इजी की कैटेगरी में। देखने में ही खतरनाक लग रहा है वरना हो कुछ भी नहीं रहा, वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, अगेन आपको इसी से रिलेटेड दे दिया इन्होंने कि एक में AgCN का अटैक करा रहे हैं, यहां पे आइसोसाइनाइड बनता है, और अगर AgNO2 की बात करूं तो वहां पे तो एज इट इज NO2 ही जुड़ जाता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। अगर AgCN है तो आइसोसाइनाइड, AgNO2 है तो नाइट्राइट, और वही अगर KCN है तो साइनाइड बनेगा, बट अगर KNO2 है तो वहां पे ONO बनता है, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ेगा आपका कार्बन। तो बस इसके बेसिस पे देख लो, मेरे को मिल रहा है यहां पे ऑप्शन नंबर डी। तो डी के अंदर एक तो NO2 जुड़ा और एक NC जुड़ा, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 का। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, अगेन मैं इसको डालूंगा वेरी वेरी इजी की कैटेगरी में, कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास C2H5O- और इथेनॉल। तो अब अगर आपके पास ऐसी कंडीशंस आ जाएं तो जो आपका मन कहेगा पहले मैं वो बताता हूं। आप इथेनॉल देखोगे और आप कहोगे यार ये तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सोचते ही आपके माइंड में आएगा कि ये किसी ना किसी Br पे अटैक करके और सब्स्टिट्यूशन कर देगा। बट यहाँ पे जो माइनस दिया हुआ है ना, वो यहाँ पे कंडीशंस आपकी चेंज कर देते हैं। तो मैं बता देता हूं, अगर ETO- ETOH या फिर MEO- MEOH, ये कंडीशंस अगर आपको मिल गई तो ये हमेशा क्या कराती हैं, ये कराती हैं E2 एलिमिनेशन। याद रखने वाली बात है, बिकॉज मेंस में भी, नीट में भी बार बार ये कंडीशंस आपके सामने आएंगी, तो ध्यान रखना कि सीधा सीधा E2 एलिमिनेशन कराएगी। अब बात ऐसी है कि E2 एलिमिनेशन कहां से होनी चाहिए। तो E2 एलिमिनेशन अगर मैं यहां पे देख पाऊंगा तो वो मुझे देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो अगर मैं सारे ऑप्शंस को यहां पे चेक कर पा रहा हूं तो मुझे कहीं पे भी एलिमिनेशन देखने के लिए नहीं मिल रही, तो इसका मतलब उन्होंने एलिमिनेशन का सवाल ही हटा दिया है यहां से। तो एलिमिनेशन नहीं हो रही, इसका मतलब हमें जाना पड़ेगा किस, सब्स्टिट्यूशन से। तो पहली जो पॉसिबिलिटी मैं सोच रहा था वही यहां पे यूज हो गई। कभी कभार ये ऐसे भी खेल जाते हैं, तो अब एलिमिनेशन नहीं हो रही, अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो देखो E2 एलिमिनेशन कहां से ज्यादा बेटर होगी। तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है
तो जहां से लीविंग ग्रुप बढ़िया तरीके से निकल जाए, मतलब इसके पैरा पोजीशन पे या इसके मेटा पोजीशन पे, ये देखने वाली बात है। अगर मैं इसके पैरा पोजीशन पे चेक करता हूं तो ये जो नेगेटिव जो पॉजिटिव बनेगा उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास पैरा पोजीशन के रिस्पेक्ट में ही ये लीविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कहां पे हो गया मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल फेवरेबल बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू माय कंडीशंस। ओके, तो नेक्स्ट अब हमें चेक करना है इसमें ये क्वेश्चन आपके सामने। देखो, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत लोगों को परेशान कर सकता है, बिकॉज उनका मन कहेगा कि NHMe2 जो है वो डायरेक्ट Br पे अटैक करके और दोनों को बाहर निकाल देगा, और ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा जो कि फिट भी बैठ रहा है आपकी सोच के अकॉर्डिंग। बट यहां पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। कैसे डिफरेंट होती हैं वो बताता हूं आपको मैं। देखो, जो ये NHR2 है या NHR2 जो है ये एक वीक, या बोल सकते हैं वीक नहीं, ये एक सॉफ्ट बेस होता है। तो यहां पे जो प्रिंसिपल फॉलो होने वाला है वो मैं पहले आपको थोड़ा सा बताता हूं। प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है HSAB। HSAB का मतलब होता है यहां पे कि जो सॉफ्ट, हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल बोलते हैं हम इसको। मतलब जो हार्ड एसिड होगा वो हार्ड बेस पे अटैक करेगा, या जो हार्ड बेस होगा वो हार्ड एसिड पे अटैक करेगा, जो सॉफ्ट बेस होगा वो सॉफ्ट एसिड पे अटैक करेगा। ये होता है HSAB प्रिंसिपल। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, मेरे चैनल पे भी डली हुई है, आप वहां जाके भी देख सकते हो। तो ये RNH2 के केस में मैं बोल रहा हूं कि ये सॉफ्ट बेस है, तो ये जो अटैक करेगा वो एक सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा। और यहां पे जो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, वो एक सॉफ्ट एसिड है, तो इसकी वजह से कंडीशंस यहां पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मतलब मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये रहा मेरे पास Br और ये रहा एक और Br। मैं क्या कर रहा हूं, NHMe2 यहां पे बना रहा हूं। तो पहला केस यहां पे क्या होगा कि ये NHMe2 अब ये Br पे अटैक ना करके ये इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, बिकॉज ये सॉफ्ट है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सेंटर भी सॉफ्ट है, और ये नेगेटिव यहां डीलोकलाइज करके इस Br को बाहर निकाल देगा। ये अभी हमारे पास फर्स्ट स्टेप हुआ है। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या क्या देखा कि ये Br तो एज इट इज लगा हुआ है, यहां पे लग गया NMe2, यहां लग गया NMe2 और यहां आ गया डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, अब यहां पे इंटरनल अटैक होगा, मतलब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहां अटैक करके इस Br को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहां पे नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से जुड़ा है, इस पे आ गया प्लस चार्ज। अब यहां क्या होने वाला है कि मेरे पास फाइनली यहां पे जो है वो एक और NMe2 जो कि ग्रुप में प्रेजेंट था, जो कि ऑलरेडी मीडियम में था, बिकॉज हमें दो इक्विवेलेंट दिए हुए हैं। तो अब यही वाला जो NMe2 है ये वापस आके अटैक करेगा। ये NMe2 या NHMe2 बोल सकते हैं, ये वापस आके अटैक करेगा। सवाल यह है कि अब डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा या यहां पे। अब देखो, जब 3 मेंबर की रिंग होती है तो वो हाईली अनस्टेबल रिंग होती है, तो ये लोन पेयर आके अब इस सेंटर पे अटैक करेंगे और यहां से इसको ओपन अप कर देंगे। तो मतलब आपका डबल बॉन्ड अब बिल्कुल सेफ है। यहां पे लग गया NMe2 और इधर लग गया NMe2। तो ये आपके पास अब फाइनल प्रोडक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो थोड़ा सा अजीब हो सकता है आपके लिए, तो इसको बोलेंगे हम हार्ड की कैटेगरी में, बिकॉज जनरली ऐसे क्वेश्चंस हम नहीं डील करते, तो ये HSAB प्रिंसिपल बच्चे जनरली इग्नोर करते हैं। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं मेरे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो फिट ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। अब आपके मन में जो डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं कि आखिर हम फिर सब्स्टिट्यूशन कब कराते हैं। तो ये जो OH माइनस होता है ना, ये एक हार्ड बेस होता है, और अगर मैं बात करता हूं कोई कार्बन और एल्केन का जो बॉन्ड है वो एक हार्ड एसिड होता है, इसीलिए OH माइनस हार्ड बेस, हार्ड एसिड जो है वो डायरेक्ट कार्बन और आपके हेलो एल्केन या कार्बन और हेलोजन वाले सेंटर पे जाके अटैक करता है, बिकॉज हार्ड बेस हार्ड एसिड प्रिंसिपल यहां पे फॉलो हो रहा है। तो ध्यान रख सकते हो तो रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और
रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, बिकॉज हमें ये कम ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें देखो आपसे क्या पूछा हुआ है। आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि अगर आप KOH और ETOH डाल दो एक्सेस में, तो देखो वही आ गई E2 एलिमिनेशन। अब E2 एलिमिनेशन कहाँ से होगी वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखो, अगर मैं पहले केस में देखूँ, ये वाला ब्रोमीन है, तो या तो ये हाइड्रोजन इधर से एक्सट्रैक्ट कर सकता है या फिर इधर से कर सकता है। अगर इधर से करेगा तो आप देखो ये फिनाइल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो यहां से करना ज्यादा बेटर है। और जो ऊपर वाला Br अब बचा, ये वाला Br, ये इसी H के साथ एलिमिनेशन कर लेगा, ताकि जो मेरे पास डबल बॉन्ड आए वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आए। मतलब एक पॉसिबिलिटी थी कि मैं इधर डबल बॉन्ड और ये बना दूं, और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या थी, दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि यहां तो डबल बॉन्ड बनाया मैंने, बट अब मैंने हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन यहां से किया। बट आप देख पा रहे होगे, अगर आप दोनों को कंपेयर करो, तो यहां पे ये डबल सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट यहां पे नो रेजो। तो इसकी वजह से ये वाला गलत हो गया और ऊपर वाला सही हो गया। अब कुछ नहीं है, अब हमें बस इसका नाम लिखना है। तो नाम आप लिख सकते हो। एक बार स्ट्रक्चर फिर से बना लेते हैं ताकि आप देख पाओ। ये आ गया डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इधर और ये। तो बस यहाँ पे अब हमें नेमिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मेरे पास 2 पे फिनाइल आ रहा है, इसका मतलब B गया और D गया। 2 पे फिनाइल, 2 पे ही ईन है और 4 पे ईन है, तो 2 फिनाइल हेप्टा 2 4 डाईन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि C में क्या है 2 5 दिया हुआ है, बट यहाँ जो एल्कीन आ रही है वो आप देख पा रहे होगे वो 4th पोजीशन पे आ रही है, ना कि 5th पोजीशन पे। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। वो नॉट इजी, बट हाँ इसको हम मीडियम की कैटेगरी में तो डाल ही सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब क्या है, आपको दिया हुआ है OH माइनस और C2H5OH। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कंडीशन बताई, अगर आपके पास एक इथेनॉलिक मीडियम है और साथ में एक बेस दिया हुआ है, तो ये तो E2 एलिमिनेशन फेवर करेंगे। और E2 एलिमिनेशन अगर ये फेवर करेंगे तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक केस में मैं चाहूँ तो Br को रिमूव करके ये CH3 और यहाँ से डबल बॉन्ड बनाया, और एक केस में मैंने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया। अब आप ही मेरे को बताओ, यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 अल्फा H हैं, 2 ये वाले और 2 ये वाले, बट यहाँ पे 2 और 2 4 और 3 7 अल्फा H हैं। तो ऑब्वियसली ये वाली एल्कीन मेरी मेजर होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को ऑप्शन नंबर डी देखने के लिए मिल रहा है। नॉट वेरी इजी, बट या मीडियम काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आपको सिंपल क्या करना था, एक H यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना था और एक H यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना था। इन दोनों के बेस पे मैंने दोनों एल्कीन्स बना दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप जुड़े हुए हो, बिकॉज मैंने कोशिश ये करी है कि जो जो अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वही मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। इसीलिए थोड़े से आपको टाइम कंज्यूमिंग लग सकते हैं, बट दीज आर नॉट इररिलेवेंट क्वेश्चंस, दीज आर एज इट इज क्वेश्चंस फॉर्म बाय NTA। तो आप यहाँ पे जो फेस कर रहे हो यही सेम क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में फेस करने हैं। तो आदत डाल लो, ज़्यादा बेटर है। अब आपके पास क्या है, HCl का अटैक। HCl मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन। और मार्कोनिकॉफ एडिशन मेरे को क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन कहता है जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन जाए वहाँ पे रिएक्शन बेटर होगी। तो फर्स्ट केस में मैं देख पा रहा हूँ जो मेरा ये वाला सेंटर है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनाएगा, इसीलिए यहीं पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और यहीं पे मेरा क्या लग जाएगा, Cl। तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया, हमने Cl लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप यहां पे क्या है, AgCN। सिंपल हो गया यार, ये तो A बन गया। अब अगर आप AgCN डालोगे तो इसी कार्बन पे आपको NC लगाना है, जो कि मुझे दिख रहा है कहां, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। देखो कितना सिंपल था, ये इजी की कैटेगरी में आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ जान नहीं है। सीधा हम बना सकते थे यहाँ से, बिकॉज हमें पता है AgCN तो आइसोसाइनाइड बनाता है, डायरेक्ट रिप्लेस कर देगा Cl को। नेक्स्ट आप देखो, अब ये है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जहाँ पे आपको बोला है कि NET3 टाइप का कंपाउंड दिया हुआ है। ये कह रहे हैं दिस विल अंडरगो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एट फास्टर रेट एज कंपेयर टू दिस। तो देखो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना पड़ेगा।
आपके पास कुछ ये दिया हुआ है। अब यहां पे कंपेयर कर रहे हैं कि ये ET और ये ET और ये आ गया Cl। तो कंपैरिजन कैसे है वो कह रहे हैं, अगर मैं इसकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराऊं तो देखो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं पहले केस में कराता हूं, मैं कह रहा हूं ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, तो पहले केस में क्या होगा, पहले केस में यहां पे सिंपल जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो पहले ही अटैक करके लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। आखिर क्यों? देखो इसको एक एनालॉजी से समझो। अगर घर में आग लगती है तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है कि एक तो हम वेट करें कि फायर ब्रिगेड आके आग बुझाए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे जो नेबर्स हैं वो पानी डाल के आग को बुझा दें। तो आखिर ये आग लगने को यहां पे कैसे कंपेयर करें? तो हम ये कार्बन और Cl के बॉन्ड में देख पा रहे हैं, यहां बॉन्ड पोलैरिटी है। बॉन्ड पोलैरिटी मतलब ये बॉन्ड अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है, ये चाह रहा है कोई अटैक करे और मेरे को बाहर निकाले। तो यहां पे जो नेबरिंग ग्रुप है यानी कि नाइट्रोजन का लोन पेयर वो पहले ही अटैक करके बाहर निकाल रहा है, वेट नहीं हुआ यहां पे कि कोई बाहर से आके अटैक करे। सो इसको हम कहते हैं SNNGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो जब ये SNNGP अटैक यहां पे होगा तो इस केस में आप देखो 1 2 3 यानी कि 3 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी और यहां ET यहां ET। अब ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि यहां जब आप OH- डालोगे तो वो OH- यहां अटैक करके इसको ओपन कर देगा। तो आपके पास ये आ गया नाइट्रोजन, यहां ET यहां ET, CH2 CH2 और यहां पे एक OH है। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि SNNGP ज्यादा फास्टर होगी क्योंकि यहां पे हम बाहर के न्यूक्लियोफाइल का वेट नहीं कर रहे। तो वही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट केस में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फास्टर रेट पे होगी, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस फर्स्ट बाय इन्वॉल्विंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही बात इन्होंने बोली कि पहले SNNGP हो जाएगी, दैट इज इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद OH- अटैक करेगा। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट हो गई, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गई। मतलब मुझे देखने के लिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो इसको मैं एक हार्ड की कैटेगरी में डालूंगा बिकॉज जनरली SNNGP हम नहीं डील करते, हम SN1 SN2 SNI भी डील करते हैं इन्वर्जन वाली, सॉरी इंट्रामोलिक्यूलर। बट यहां पे क्या है, हम SNNGP देख रहे हैं। तो जो इग्नोर करते होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड की साइड में चला जाता है। बट वैसे आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। नीचे वाला जो है, अब यहां पे क्योंकि CH के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये SNNGP नहीं कर पाएगा। यहां पे तो सीधा ही OH- का अटैक होगा इधर और Cl चला जाएगा बाहर। तो प्रोडक्ट मेरे को क्या मिल जाएगा, ये रहा कार्बन, यहां ET यहां इथाइल और इधर लग गया OH। बट फास्टर तो लिख सकते हैं हम कि फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो SNNGP इज फास्टर। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखो, अब आपके पास NaOH और H2O दिया हुआ है। तो यहां पे सिंपल है, H2O मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री 2 डिग्री, देखो 2 डिग्री का हैलाइड है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हुआ तो फिर ये तो SN1 फॉलो करने वाली है, SN1 फॉलो करने वाली है। इसका मतलब यहां पे जो है वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन मतलब ये CH3 यहां पे पॉजिटिव। तो क्या मैं डायरेक्ट अटैक करा दूं? NaOH है ना, OH- का अटैक होने वाला है, डायरेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां 2 डिग्री है और इधर एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो उसकी वजह से मेरे पास क्या आ गया, इस पोजीशन पे पॉजिटिव आ गया। अब जब इस पोजीशन पे पॉजिटिव आ गया तो सिंपल है, अब आपके पास OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल है। तो आप क्या करो, सिंपल इस कार्बन पे OH का अटैक कर दो, तो आपको ये प्रोडक्ट यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप अगर कंपेयर करो यहां पे तो मेरे को दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो गया बिकॉज उसी कार्बन पे OH और उसी कार्बन पे मेरे पास 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ऑप्शन डी यहां पे एप्रोप्रिएट हो गया। बोल सकते हैं कि मीडियम है बिकॉज कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि हम NaOH को देखेंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, उनका मन कहेगा कि SN2 कराओ। बट यहाँ पे मीडियम जो है वो डोमिनेट करेगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने अगर डिटरमाइन कर लिया तो वहां से हम पता कर सकते थे कि ये SN1 मैकेनिज्म है। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड्स विल जनरेट मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। मतलब आपसे सीधा सीधा
SN1 की बात कर रहे हैं, कार्बोकैटायन तो SN1 में ही बनता है। फर्स्ट केस में आपके पास क्या है, यहां से अगर निकलेगा तो ये A के केस में एलाइलिक बना रहा है, B के केस में भी एलाइलिक बना रहा है, C के केस में एराइलिक बोल सकते हैं, है ना, एराइलिक बोल सकते हैं हम इसको, बिकॉज बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, या फिर हम इसको बेंजाइलिक बोलेंगे। एराइलिक नॉट अ करेक्ट टर्म, ज़्यादा बेटर है हम इसको बेंजाइलिक बोल दें। और थर्ड में अगर आप देखो तो एक तो 3 डिग्री, डी के मजे हैं, 3 डिग्री प्लस रेजो फ्रॉम 3 pH, मतलब बेंजाइलिक सी के अंदर तो एक था, डी के अंदर 3 बेंजाइलिक पोजीशंस हैं, तो इसका मतलब डी ही सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। इजी क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड्स विल नॉट शो SN1? अच्छा, तो SN1 मतलब जहां पे आपके पास स्टेबल कार्बोकैटायन ना बन रहा हो वो आपको SN1 नहीं दिखाएगा। तो फर्स्ट के केस में तो आपके पास क्या बन रहा है, अच्छा इन्होंने विल नॉट शो बोला है तो उसको ध्यान में रख के करेंगे। पहले वाले में एलाइलिक बन रहा है, दिखा देगा। दूसरे वाले में भाई विनाइलिक बन रहा है, और विनाइलिक हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। तीसरे वाले में आपके पास बेंजाइलिक है, ये भी दिखा देगा, और ये वाला 2 डिग्री है, ये भी दिखा देगा। तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो यहां पे ए और सी तो बिल्कुल नहीं आने वाले, तो नॉट शो की बात कर रहे हैं, तो जहां जहां पे ए है वो गया, ए है वो गया, और सी है वो भी चला गया। तो बचा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी। तो अगर आपका मन कहता कि बी और डी भी है, क्योंकि डी 2 डिग्री है तो हो सकता है SN1 शायद ना दिखाए, बट ऐसा कोई ऑप्शन उन्होंने बनाया ही नहीं, तो इसीलिए हम एलिमिनेशन के बेस पे ऑप्शन बी डिटरमाइन कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि हाई कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विच डज नॉट हैव बल्कि विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। अच्छा, तो मतलब ये बोल रहे हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अभी हमने देखा कि अगर सेकेंडरी हो, अभी पीछे ही मैंने आपको बताया सेकेंडरी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो SN2 होगी। यही उन्होंने स्टेटमेंट बना के दे दी, देख लो। इसीलिए कह रहा था मैं कितनी रेलिवेंट वो स्टेटमेंट्स थी, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गई। सेकंड है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। अब देखो ये कह रहे हैं कि इथेनॉल है और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं, अच्छा इथेनॉल कैसा है भाई, इथेनॉल भी तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो SN1 ही फॉलो करेगा, इसका मतलब ये भी करेक्ट हो गया। तो भले ही 2 डिग्री हो बट आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 फॉलो होने वाली है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट हो गई। देख लो ये क्वेश्चन इन्होंने सीधा सीधा कहां से बनाया, इन्होंने डायरेक्टली यूज कर लिया है यहां पे जो कंडीशंस अभी मैंने आपको बताई थी। देख लो ये पेज पे जो आपको कंडीशंस दिख रही हैं, इनको डायरेक्टली यूज करके इन्होंने यहां पे 2 स्टेटमेंट्स बनाई कि अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2, प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1। डायरेक्टली यूज किया है, इसीलिए जो भी मैं स्टेटमेंट्स लिखवा रहा हूं उनको जरूर नोट डाउन करके रखो, बाकी क्वेश्चंस में भी काम आएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आपके पास जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा हमें ढंग से समझना पड़ेगा। क्या है मेरे पास स्ट्रक्चर, एक दिया हुआ है ये है मेरे पास ट्रांस, और दूसरे में है मेरे पास सॉरी एक में है सिस और एक केस में है मेरे पास ट्रांस, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कार्बन पे जो NO2 है वो अबव द प्लेन है और जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन है। चलो अब हमें चेक करनी है कुछ चीजें। क्या वो कह रहे हैं क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, आपका मन क्या कहेगा। देखो ये वाला सेंटर चूज कर लो, इस पे NO2 एक अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है। अब देखो अब आप नीचे जब चेक करोगे तो आप कहोगे ये वाला ग्रुप भी सेम है और ये वाला ग्रुप भी सेम है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ। बट आपके लिए जानना जरूरी है दैट ये जो है वो सिस सेंटर है और ये एक ट्रांस सेंटर है, और क्योंकि ये अलग सेंटर्स हैं तो ये एक कायरल सेंटर बनाने वाले हैं। सिस और ट्रांस सेम सेंटर नहीं हो सकते, तो ये चारों अलग सेंटर्स हुए, इसका मतलब ये कायरल है, और कायरल हुआ तो ये ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा।
ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा। तो क्या स्टेटमेंट 1 सही है? बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कह रहे हैं दिस इज अ मिरर इमेज ऑफ अबव कंपाउंड। अब इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर दिया है मैं उसी को यूज करना चाहूंगा। देखो, ऑप्टिकली एक्टिव या मिरर इमेज हम कैसे पता करते हैं? तो एक ये सेंटर है जहां पे मेरे पास यहां CH3 लगा है, और एक केस में मेरे पास यहां CH3 लगा है, यहां NO2 है, और यहां बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है। अब अगर मेरे को पता करना है कि इसकी मिरर इमेज, क्या ये ऊपर वाले कंपाउंड की मिरर इमेज है या नहीं है, इसको हमें अब कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। तो अगर मैं पहले केस में देख पा रहा हूं NO2, अब यहां पे मेरे को RS चेक करना पड़ेगा, RS कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले केस में NO2 को मैं बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी बिकॉज नाइट्रोजन है। अब दूसरे में एक साइड सिस है, एक साइड ट्रांस है, तो RS में सिस को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है देन ट्रांस। इसका मतलब ये हो गया 2, ये हो गया 3, और हाइड्रोजन हो गया 4। तो यहां से जब मैं आऊंगा तो मैं देख पा रहा हूं ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब S कॉन्फ़िगरेशन बना के देगा। और मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं चेंज करी? बिकॉज जो हाइड्रोजन है, मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी, वो मेरे से दूर है, बिहाइंड द प्लेन है, इसलिए मैं यहां चेंज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब चेक करना है हमें नीचे वाला। तो अगर आप नीचे वाले को चेक करोगे, ओके, तो यहां पे अगेन NO2 को 1, फिर सिस को 2, नीचे वाला सिस है, इसको 3, तो 1 2 3 अगर आप आओगे ये ऐसे जा रहा है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये भी S कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यहां पे गलती की गुंजाइश देखो कहां होगी। आपका मन कहेगा ये भी S, ये भी S, इसका मतलब इसकी मिरर इमेज हो गई। अरे भाई, S की जो मिरर इमेज होती है ना, वो R होती है। तो ये चीज जानने वाली थी यहां पे कि R की अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो वो S मिलेगी, ना कि R मिलेगी, और अगर मैं S की मिरर इमेज बनाऊंगा तो वो R मिलेगी। ये चीजें होती हैं समझने वाली। तो अब उन्होंने कहा है कि दोनों में देखो मेरे को S मिल गया, इसका मतलब ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, और क्वेश्चन में वो कह रहे हैं दिस इज अ मिरर इमेज ऑफ अबव कंपाउंड। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गई मेरी गलत। तो स्टेटमेंट 1 जो है मेरी सही है, एंड स्टेटमेंट 2 मेरी गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर C में मेरे को दिया हुआ है। तो ये चीजें जो नोट डाउन करने वाली हैं उनको तो जरूर लिखा करो। ये कॉन्सेप्ट्स आपके जेई में तो आ ही रहे हैं, बट नीट में भी जल्दी आना शुरू होंगे, बिकॉज नीट में एनटीए अब जेई के कॉन्सेप्ट्स यूज करना स्टार्ट कर चुकी है फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन है जहां पे एनहाइड्रस AlCl3 और Cl, RCl और एनहाइड्रस AlCl3 आपने पहचान लिया होगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो बना के देख लेते हैं इसको। अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराऊं, यहां दिया हुआ है OCH3, यहां दिया हुआ है NO2, और साथ में आपके पास 1 2 3 4 यहां पे, और ये लगा हुआ है Cl। तो पहला स्टेप क्या कहता है? एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि इसके पास होता है क्या, वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये जो Cl है यहां अटैक करके पहले तो AlCl4 बना लेगा, AlCl4 माइनस, और साइमल्टेनियसली यहां आ जाएगा कार्बोकेटायन, और वो कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग के बहुत काम आने वाला है, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है, NO2। तो सिंपल है, यहां पे आ गया कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग को दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक बिकॉज ऑफ OCH3। अब बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक OCH3 की वजह से क्यों होगी? बिकॉज ये +M दिखाएगा और NO2 -M दिखाएगा। तो NO2 के पैरा पे तो हम नहीं लगा सकते भाई, कुछ भी हो जाए नहीं कर सकते। अब अगर मैं OCH3 ये देखूं, तो OCH3 के लिए एक तो ऑर्थो फेवरेबल है और एक उसकी पैरा फेवरेबल है। अगर मैं ऑर्थो पे लगाऊंगा तो वहां पे मेरे को मिलेगी स्टेरिक हिंड्रेंस बिकॉज ऑफ OCH3, बट अगर मैं इसके पैरा पे लगाता हूं तो दो चीजें अच्छी होंगी। पहली कि एक तो यहां पे पैरा पे NO2 का -M मेटा डायरेक्टिंग है, और मेटा डायरेक्टिंग है मतलब मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और OCH3 के +M की वजह से पैरा पे भी ज्यादा होगी।
तो यही एक ऐसा सेंटर है जो कि डायरेक्टली इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब बेंजीन के साथ एक 6 मेंबर की रिंग यहां पे बनने वाली है। और फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि ये हो गया 6 5 2 1, फर्स्ट पोजीशन पे एक मिथाइल आ रहा है, बाकी NO2 एज इट इज और OCH3 एज इट इज। बस अब मेरे को देखना है कि कौन से ऑप्शन में दिया है ये दिया है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दैट मैं जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो डिसाइड कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू OCH3, बिकॉज OCH3 यहां पे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि आपने फ्रीडल क्राफ्ट डायरेक्टली तो पढ़ी होगी, CH3Cl लिया, AlCl3 लिया, बेंजीन रिंग पे जोड़ दिया, बट रियल लाइफ क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास है कि ये कंपाउंड दिया है, ये कह रहा है अंडरगो कर रहा है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा एंड कायरलिटी क्या होगी कंपाउंड बी की। तो सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं पूछा, कायरलिटी भी पूछ ली। पहला स्टेप, अरे है क्या ये है ग्रिग्नार्ड, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया। तो ग्रिग्नार्ड का पहला स्टेप होता है कि Br के साथ Mg को इंसर्ट कर दो। अब कर दिया तो यहां पे बना दो कार्बन पे नेगेटिव, साथ में आपको दिया हुआ है D2O, H2O ना देके D2O दे दिया, बहुत चालाक है। तो ये माइनस क्या करेगा, इस D को एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी का MgBr बाहर, यहां लग गया D और साथ में क्या बन गया MgODBr। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। तो अब हमें यहां पे देखना है क्या ये कंपाउंड, देखो अगर आपने डी लगाया तो उसकी वजह से ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी गया। अब ए और सी को चेक करना है, तो ए और सी में आप देखो कौन सा कायरल है, कौन सा ए कायरल है। अगर आप चेक करो तो ये जो सेंटर है वहां पे एक साइड CH3, एक साइड ड्यूटेरियम, एक साइड ये वाला ग्रुप है, एक साइड CH3, एक साइड D और एक H, चारों ग्रुप अलग हो गए। इसका मतलब ये कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, तो मेरे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऐसे ही चेक करना होता है, चारों ग्रुप्स अगर अलग तो कायरल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो पहले केस में अल्कोहलिक KOH ने सब्स्टिट्यूशन कर रखी है। कैसे, अल्कोहलिक KOH तो एलिमिनेशन करता है, तो अगर ये बनाता तो ए के केस में आपको ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, और उन्होंने क्या दिया हुआ है, कुछ और ही दे रखा है। उन्होंने तो Br को सब्स्टिट्यूट करा दिया, इनकरेक्ट पूछा था, ए ही ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, बट ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं। देखो दूसरे वाला तो डाउस प्रोसेस है, तो डाउस प्रोसेस में तो जो आपका Cl है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन दे रखी है। नेक्स्ट में आपके पास एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन, Br को हटा के OH लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट वाला आपके पास एसाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुई और Cl के ऑर्थो पे लगा दिया, ठीक है, पैरा पे लग सकता था, ऑर्थो पे भी लग सकता था, दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसकी भी है, तो ये भी ठीक हो गया। हमसे इनकरेक्ट पूछा था, इसीलिए ऑप्शन ए इज अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट देखिए, ओके, अब हमारे पास है SN1, बताना है कौन कौन मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN1। तो पहले केस में अगर आप देखोगे ए और बी में से इसको और इसको कंपेयर करना है, तो ए और बी में से अगर मैं ए को हटाऊंगा तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाएगा, तो ए ज़्यादा हो गया। तो ए में बी कहाँ पे है, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी गया, क्योंकि मेरे को ए और बी में से ए ही ज़्यादा रिएक्टिव दिख रहा है। फिर अगले वाले में आप देखो, अगर मैं इधर से निकालूं और इधर से निकालूं तो क्या डिफरेंस है, जो ए वाला होगा वो एलाइलिक है, मतलब डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे जुड़ा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी और डी अभी भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे आप देखो, अगर आपको कंपेयर करना है इसको और इसको, तो ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि जो ब्रिज वाला है वो कम रिएक्टिव होगा, इसीलिए BRB वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो BRB कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो एलिमिनेट करके हमने ऑप्शन सी पे पहुंच गए। लास्ट वाला आप चाहो तो चेक कर सकते हो। लास्ट वाले में अगर मैं कंपेयर करता हूं, ए जो है वो 3 डिग्री बनाएगा और बी 1 डिग्री बनाएगा, ऑब्वियसली ए वाला ज़्यादा होने वाला है, तो तब भी ऑप्शन सी ही मेरे पास फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके,
तो अब आपके पास है पहले तो HCl का अटैक। तो HCl का अटैक अगर मैं कराता हूं तो यहां पे एक साइड NO2 है और एक साइड OCH3। तो इस डबल बॉन्ड पे एक साइड OCH3 है, एक साइड NO2 है। अगर मैंने HCl का अटैक कराया तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि OCH3 के साथ में कार्बोकैटायन बनाओ ना यार। वो तो इसको क्या है, एक तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कर सकता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो नहीं बोलेंगे, बट NO2 और OCH3 के कंपैरेटिवली OCH3 थोड़ा सा कम माइनस आई। हाँ, अगर मैं इंडक्टिव कंपेयर करता हूं तो NO2 का ज़्यादा होगा देन OCH3। तो इसीलिए मेरे को कार्बोकैटायन उस साइड बनाना चाहिए जहां पे कम डिस्टेबलाइज हो रहा हो। बस नेक्स्ट स्टेप में तो अब मुझे क्या है, Cl का अटैक करा देना है। तो ये आ गया OCH3, यहां आ गया NO2, यहां लग गया Cl। अब लास्ट स्टेप में क्या है, NaI ड्राई एसीटोन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। सिंपल है, आप जो है वो Cl को रिप्लेस कर दो I से। तो यहां पे तो सीधा सीधा मैं देख पा रहा हूं, मुझे दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ही मिल जाएगा, बिकॉज इधर Cl था और इधर यहां पे I रिप्लेस हो गया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, वेरी फेमस फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस में से है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच वन फॉर्म्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्टिंग सीक्वेंशियली विद दिस दिस एंड दिस। तो AgNO3 अगर आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर 3 में, तो AgNO3 क्या करता है भाई, आप जो भी आपका लीविंग ग्रुप है उसको रिप्लेस करके कार्बोकैटायन बनाओ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो पहले केस में तो कार्बोकैटायन अनस्टेबल बनेगा बिकॉज सीधा बेंजीन रिंग पे आ रहा है, दूसरे केस में भी सीधा बेंजीन रिंग पे, तीसरे केस में भी सीधा बेंजीन रिंग पे, सिर्फ और सिर्फ चौथे केस में आपके पास क्या है, एक बेंजाइलिक दिखेगा कार्बोकैटायन। तो वही बेंजाइलिक कार्बोकैटायन मेरा AgNO3 की रिएक्शन को काफी फेवरेबल कर देगा एंड ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप गेस कर पाए होंगे। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास क्या है, फर्स्ट केस में OMe मतलब कि प्लस M इफेक्ट और NO2 मतलब कि माइनस M। तो अगर मैं फर्स्ट केस देखूंगा यहां पे, अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मैं करा रहा हूं, तो अगर प्लस M है इसका मतलब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है, और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है मतलब कि SN1 रिएक्शन अंडरगो करेगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर से जा रहा है। नेक्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा और SN2 फेवरेबल हो जाएगी, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो बस इसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा, आप ऑप्शंस को कंपेयर कर सकते हो। रिएक्शन 1 इज सेकेंड ऑर्डर, रिएक्शन 2 इज फर्स्ट ऑर्डर, गलत हो गया। बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर, बोथ आर सेकेंड ऑर्डर, ये भी गलत। रिएक्शन 1 इज फर्स्ट ऑर्डर एंड रिएक्शन 2 इज सेकेंड ऑर्डर, तो ये मेरी ठीक हो गई। आप जनरली ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए बोल दी हो तो SN1, और अगर SN2 का पता लगाना है तो आप कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो, और NO2 कार्ब एनायन को -M से स्टेबलाइज कर रहा होगा। इसीलिए फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो गई, सेकेंड रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की हो गई, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इसको नोट डाउन करके लिखना, बिकॉज बहुत जगह काम आएंगी। नेक्स्ट अब आपके पास है कि ये कह रहे हैं पहले केस में OH माइनस H2O का अटैक हुआ है, और ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, रिएक्टेंट के ऊपर। तो अगर सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब SN1 हुई। नेक्स्ट में OH माइनस ETOH, इसका मतलब E2 एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन तो हो ही रही है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गई E2 एलिमिनेशन। अब हमें इसके बेसिस पे जो है वो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है। ये कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू बोल रहे हैं। तो अगर मैं ऑप्शन ए के थ्रू जाऊं, ये कह रहे हैं डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस विल डबल द रेट ऑफ बोथ द रिएक्शंस। अरे फर्स्ट रिएक्शन में तो बेस है ही नहीं, तो इसीलिए फर्स्ट में तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, हमसे ट्रू पूछी है। चेंजिंग द बेस फ्रॉम OH माइनस टू OR माइनस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2। अरे अगर आप OH माइनस की जगह OR माइनस ले लो तो वो तो स्ट्रॉन्गर बेस हुआ ना, तो क्यों नहीं इफेक्ट आएगा, बिल्कुल इफेक्ट आएगा। चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 1, ये स्टेटमेंट मेरी ठीक हो गई, बिकॉज फर्स्ट केस में तो मेरे पास सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना है ही नहीं, इसीलिए यही ट्रू हो गई। चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2,
बिल्कुल होगा, क्योंकि रिएक्शन 2 में आप देख रहे होगे आपको सब कुछ सामने लिखा हुआ है। ये देखो, रेट ऑफ रिएक्शन बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट डी भी गलत हो गई और हमसे ट्रू पूछी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके पास है, कह रहे हैं डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स AgNO3 सॉल्यूशन। अगेन अभी AgNO3 में मैंने आपको बताया, अगर AgNO3 लिखा हुआ दिख जाए तो सीधा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ढूंढने शुरू कर दो, और कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ढूंढनी है। पहले केस में अगर आप यहां पे Cl को हटा के कार्बोकैटायन बनाते हो, Cl को हटा के आपने बना दिया कार्बोकैटायन, तो ये आपको देख के लग रहा होगा और दिख भी गया होगा कि ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पे हकल्स रूल फॉलो हो रहा है, 2n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है और डीलोकलाइजेशन भी हो रही है। बिल्कुल सही। दूसरे केस में अगर आप कार्बोकैटायन बनाते हो तो ये OMe बहुत अच्छा +m इफेक्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी तो है बट साथ ही रेजोनेंस भी कर रहा है, तो इसीलिए ये और अच्छा होने वाला है। तीसरे में देखो सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री, चौथे में ये NO2 - I इफेक्ट लगा के कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटा रहा होगा। तो मैं देख पा रहा हूं एरोमेटिक प्लस रेजोनेंस, तो इसका मतलब यहां पे जो ऑर्डर आएगा वो सबसे ज्यादा B, फिर A, फिर C और सबसे कम D। तो BACD मुझे दिख रहा है कहां? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऐसे आपको डिटरमाइन करना था। आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा। नेक्स्ट देखो, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है वो अल्कोहल फिनॉल का भी यूज होता है। कैसे यूज होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपको कंपाउंड जो दे रखा है वो ये दिया हुआ है और साथ में यहां लगाया हुआ है CH2Br। तो पहले ये क्या डाल रहे हैं इसमें? पहले HBr और हीट। तो HBr का मतलब सबसे पहले स्टेप में यहां पे जो ऑक्सीजन है वो एक लिविंग ग्रुप बनना चाहेगा। कैसे? इस H+ को एक्सेप्ट करके। तो ये बेंजीन रिंग एज इट इज, यहां आ गया CH2Br और यहां पे O पे H, ये आ गया और ये पॉजिटिव आ गया होगा बिकॉज ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। तो अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बॉन्ड इधर से ब्रेक हो। अगर मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी के थ्रू जाऊं तो आप देखोगे कि कार्बोकैटायन रिंग के ऊपर आएगा और वो अनस्टेबल कंडीशन होती है, इसलिए मैं फर्स्ट से ना ब्रेक करके इसको सेकंड से ब्रेक करूंगा, क्योंकि सेकंड से ब्रेक करने के बाद मेरे को मिलेगा यहां फिनॉल। ये देखो, अगर मैंने इसको सेकंड से ब्रेक किया, मैं लिख देता हूं कि मैंने सेकंड बॉन्ड को ब्रेक किया है, यहां पे सेकंड पाथ फॉलो कर रहा हूं, तो OH एज इट इज और यहां पे 1, 2 और 3 कार्बन, 1, 2 और 3 कार्बन, थर्ड पे एक पॉजिटिव है और यहां पे CH2Br लगा है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहां पे नेक्स्ट स्टेप तो सिंपल आपने गेस कर लिया होगा, मेरे पास Br- है, तो ये Br- जो मीडियम में था वो आके कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा। मतलब ये रहा OH और यहां तीसरे कार्बन पे एक Br जुड़ गया, यहां CH2Br जुड़ गया। अभी हमने क्या बनाया है? ये बनाया है A, बट नेक्स्ट हमें दिया हुआ है Na और ड्राई ईथर। इसका मतलब ये आपसे वुड्स रिएक्शन करा रहे हैं। तो एक ही कंपाउंड के अंदर अगर आपको 2-2 लिविंग ग्रुप मिल जाए तो आप तो सीधा यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, वरना आप डायरेक्टली फॉलो क्या करो, आप मार्क कर लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मतलब ये जो 2 Br बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ के एक 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे, जो कि आपको कुछ ऐसी दिखेगी। मतलब ये आपके पास फिनॉल तो एज इट इज है और साथ में यहाँ पे एक 6 मेंबर की रिंग है, और यही 6 मेंबर की रिंग आपको देखने के लिए मिल रही है कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में। देखो, पहले आपका OH बॉन्ड एज इट इज यहां से ब्रेक हुआ, मतलब इन्होंने सेकंड पाथ फॉलो किया, और लास्ट में फिर आपके पास 6 मेंबर की एक रिंग बन गई। तो ऑप्शन बी यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट है। ये कहां से आया? ये वाला कंपाउंड यहां फॉर्म हुआ है। कौन सी रिएक्शन हुई है यहां पे? तो हम लिख सकते हैं कि ये वुड्स रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट देखो, आपके पास एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है फॉर SN1। तो आपने ये पढ़ा होगा दैट SN1 के केस में क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, तो एक्सोथर्मिक होंगे तो ध्यान से देखना,
इधर है आपके पास एनर्जी और ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, तो अगर मैं एक्सोथर्मिक कह रहा हूं, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच बराबर किसके होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक कब होगा, जब प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो कम होगी। मतलब इसको मेरे को प्रोडक्ट को नीचे प्लेस करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को ऊपर। तो अब SN1 में क्या होता है, SN1 में एक इंटरमीडिएट बनता है। मतलब एक इंटरमीडिएट तो दो ट्रांजिशन स्टेट्स। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा और ये जो ग्रूव है ये आपका इंटरमीडिएट को डिनोट कर रहा है। तो आप जब ट्रांजिशन स्टेट्स -1 करते हो तो वो इंटरमीडिएट देता है। तो दो ट्रांजिशन स्टेट्स कौन सी है यहाँ पे, ये जो दो पीक्स आपको देखने के लिए मिल रही है। और जनरली जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट होती है वो लोअर एनर्जी पे लाई करती है, बिकॉज यहाँ पे अब इंटरमीडिएट का रोल आ गया। तो ऐसा ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे, देखो ऑप्शन बी आपको लग सकता है, बट वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 2 की एनर्जी ज़्यादा हो गई इसीलिए वो गलत, और ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऐसे आपको ग्राफ डिटरमाइन करना होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। HCHO और HCl है। तो लास्ट क्लास में जब मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाई थी तो वहाँ पे हमने देखा था अगर आपके पास कुछ ऐसा रिएजेंट दिख जाए तो ये बनाता है HCHO प्लस HCl बनाता है CH2Cl एक कार्बोकेटायन, ये बनाएगा। मतलब आपके पास बेंजीन के ऊपर ये CH2Cl अगर जुड़ गया तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, एक बेंजाइल क्लोराइड, ये बन गया A। अब AgCN है तो AgCN तो आइसोसाइनाइड बनाता है। देख लो PYQs में कितनी बार AgCN AgNO2 रिपीट हो रहा है। तो बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाइल आइसोसाइनाइड तो ऑप्शन ए में मिल गया, वही करेक्ट है। इसी को टिक करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अल्कोहलिक KOH एक्सेस में दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही डील किया था कि आप यहां से H को निकालो ताकि वो pH के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, और फिर सेकंड केस में आप यहां से H निकालो ताकि ये दोनों भी कार्बन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आए। तो एक pH इधर, यहां डबल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड इधर, ये तो आप देख पा रहे होगे pH डबल बॉन्ड, और ये यहां पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होता हुआ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, एक कार्बन यहां पे मिसिंग था, ओके ओके ओके, वो डाल लेते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन आ गया हमारे पास, इसीलिए ऑप्शंस में ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। HCl और AlCl3 अगेन आपके पास क्या आई है, ये आई है एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो HCl क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएगा और फिर AlCl3 आपका लास्ट में सब कुछ वेरीफाई करवा देगा। बस सिंपल है, देखना ये रहा OH। तो आप अगर चाहो तो ज़्यादा स्टेबल तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बनाओगे, ना कि 1 डिग्री का। तो HCl मतलब अब इसी कार्बन पे लग गया Cl, तो ये OH एज इट इज और यहां पे लग गया Cl। तो AlCl3 क्या करेगा, AlCl3 दोबारा आपका कार्बोकेटायन जनरेट करके देगा। AlCl3 ने, ये रहा OH, ये इसने दोबारा कार्बोकेटायन जनरेट करके दे दिया। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक और आपका इलेक्ट्रोफाइल अंदर ही प्रेजेंट है, तो आपको इसको मार्क कर लेना है 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि मैं OH के ऑर्थो पे अटैक कराऊं या OH के पैरा पे। अगर मैं OH के ऑर्थो पे कराऊंगा तो एक प्रॉब्लम क्या होगी, हिंड्रेंस की, या फिर OH का -I इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट जो है वो ऑर्थो को थोड़ा सा कम न्यूक्लियोफिलिक बना रहा होगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा। इसीलिए मेरे लिए ज़्यादा जो सक्सेप्टेबल पोजीशन यहाँ पे है वो है इसकी पैरा पोजीशन। तो ये रहा OH, और यहाँ से मेरे पास एक चीज़ मैंने आइडेंटिफाई कर ली थी, दैट ओके ये इसके पैरा पे है, यहाँ पे है ये ग्रुप। ओके, तो 5 मेंबर की मेरे पास चेन मिलने वाली है, इसीलिए मैंने उसको मार्क कर लिया था। तो अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ अगर ये 5 4 3 2 और 1 है तो फर्स्ट कार्बन पे मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काई
लेशन। तो ये भी हमारी पीछे क्वेश्चंस में काफ़ी बार रिपीट हुई है, अब दोबारा आ गई है। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे को दिख रहा है कहाँ, ऑप्शन नंबर, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में, बिकॉज OH के रिस्पेक्ट में यहाँ पैरा पे आके जुड़ा है और उसके साथ वाले कार्बन पे ही मिथाइल है। हमारे पास भी आप देख रहे होंगे कि ये OH के पैरा पे जुड़ा और साथ वाले कार्बन पे मिथाइल। तो ऐसे आइडेंटिफाई करा हमने कि ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रिडीली गिव डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कौन करेगा? पहले केस में आप देखो यहां पे फिनाइल मतलब कि बेंजीन रिंग पे बनेगा अनस्टेबल, दूसरे में भी विनाइलिक अनस्टेबल, तीसरे में और चौथे में अब आपके लिए नई चीज है देखने वाली कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब कि एक बेस H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो पहले केस में अगर आप देखो ये रहा PH, ये रहा H, तो यहां से जब मैं एक बेस डालूंगा तो वो बेस इस H+ को एक्सट्रैक्ट करके यहां ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और इस Br को बाहर निकाल देगा। मतलब ये डबल बॉन्ड एज इट इज और यहां आ गया ट्रिपल बॉन्ड और यहां पे आ गया PH। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अब मेरे पास देखो ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये PH, मतलब रेजोनेंस जो है वो एक्सटेंडेड है एक तरीके से, ठीक है। दूसरे केस में भी यहां पे H था, बट यहां पे जो मेरे पास रेजोनेंस आएगी ऑप्शन डी में, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी में जो रेजोनेंस आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। तो यहां पे PH नहीं है और वो PH की एब्सेंस में रेजोनेंस तो होगी बट कम एक्सटेंडेड होगी, इसीलिए ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास HBr एक्सेस में है, OCH3 लगा हुआ है और 3 कार्बन है और इन्होंने किया है हीट। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ही मेरे को बताना पड़ेगा। ये है आपके पास बेंजीन रिंग, इधर दिया हुआ है OCH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और एक और CH3। आई होप ये हमने सही बनाया है। तो पहला स्टेप है यहाँ पे कि हमने HBr लिया है एक्सेस में। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। ये वाला ऑक्सीजन भी H+ एक्सेप्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन भी HBr एक्सेप्ट करेगा। पेरोक्साइड तो नहीं है, तो जहाँ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन वहाँ पे मैं बना दूंगा अपना कार्बोकेटायन, मतलब कि बेंजीन रिंग के साथ। तो पहले केस में देखो क्या हुआ, एक तो OH ने CH3 के साथ जोड़ा, इसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे प्लस आ गया। दूसरे में जब यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा तो Br भी यहीं जुड़ेगा, ये आ गया। अब आपके पास क्या है, उन्होंने किया है हीट। तो आपको क्या करना है, देखो अब अगर आप इसको इधर से ब्रेक करोगे तो आपका फिनॉल बनेगा, बट बाय चांस अगर आपने इधर से इसको ब्रेक कर दिया तो क्या है, आपका बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटायन आएगा। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दो पाथ हैं, मैं फर्स्ट से नहीं जाऊंगा, मैं सेकंड से जाऊंगा। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आएगा, जो OCH3 वाली पोजीशन थी वहां पे OH, यहाँ पे C पे Br, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। तो ये मुझे देखने के लिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये जो HBr एक्सेस उन्होंने दिया है वो इसीलिए दिया है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस OCH3 को मिस कर देंगे, बट आई होप आप नहीं करोगे। हम यहाँ पे कौन सा पाथ फॉलो करके गए हैं, हम फॉलो करके गए हैं सेकंड पाथ, क्योंकि फर्स्ट पाथ में जब आप ब्रेक करोगे तो कार्बोकेटायन रिंग पे बनेगा विच विल बी हाईली अनस्टेबल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो यही थे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं टाइम लेके आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताऊं, जहां पे पॉसिबल हुआ मैंने मैकेनिज्म भी बताई है। सो अगर आपने फॉलो किया है, कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, आपको लगा हो कि हमने कुछ गलत मार्क कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम उसको करेक्ट करवा देंगे, नो इशू। और अगर इसकी आपको एनोटेटेड PDF चाहिए तो अगेन वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टे क्यूरियस, स्टे केमिकुलर।